हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयसिल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम का रिवीजन, जिसमें आज हम क्या करेंगे, जो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी वाला चैप्टर है उस चैप्टर को हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। और ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम यहाँ पे दो पार्ट में कवर कर लेंगे। आज का जो पहला पार्ट रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, जो सैलरी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट, अलाउंसेस एंड जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला पार्ट है उसे हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। और बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। तो इस चैप्टर के भी जो सारे कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से डिटेल में रिवाइज करने वाले हैं। तो आपका जो इनकम टैक्स कंसेप्ट बूस्टर सीरीज मैंने जो स्टार्ट किया यहाँ पे, उसमें आपका ये 4 चैप्टर रहेगा। इसके पहले भी मैंने यहाँ पे 3 चैप्टर्स के रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए है। अभी तक अगर आपने उन चैप्टर का रिवीजन नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। आपके उन चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो कंसेप्ट नोट्स यूज किए, अगर उसका एक्सेस आपको चाहिए तो मेरे कंसेप्ट नोट्स एंड कंपाइलर का जो एक्सेस है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको एक गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैंने अपने कंसेप्ट नोट्स एंड कंपाइलर का पीडीएफ शेयर किया हुआ है, वहां पे आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है सर, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का रिवीजन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो इनकम फ्रॉम सैलरीज है उसे इनकम टैक्स एक्ट में 3 सेक्शंस में कवर किया गया है, सेक्शन 15, 16 एंड 17। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सैलरी से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड चार्जिंग सेक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे यही उठता है कि कोई इनकम आपके हाथ में सैलरी हेड में कब टैक्सेबल की जाएगी। तो अगर आपको किसी पर्सन से पेमेंट मिल रहा है, जिस पर्सन के साथ आपका एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो उस एम्प्लॉयर से आपको जो भी पेमेंट मिलेगा वो आपके हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। तो यानी यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि अगर किसी पर्सन के साथ आपका एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, यानी मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप है, तो उस पर्सन से यानी आपके एम्प्लॉयर से जो भी पेमेंट आपको मिलेगा वो आपके हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद सवाल ये उठता है कि सैलरी आपके हाथ में कब टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे लॉ मेकर्स ने ये लिखा है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। यानी सैलरी जब ड्यू होगी या आपको रिसीव होगी, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उस टाइम पे आपकी सैलरी टैक्सेबल की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय फुल टाइम जॉब कर रहा है या पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, या फिर अगर वो एक से ज्यादा एम्प्लॉयर्स के अंडर काम कर रहा है, तो जितने भी एम्प्लॉयर से आपको सैलरी मिलेगी वो आपके हाथ में सैलरी हेड में ही टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद अगला पॉइंट आपको ये दिया है कि अगर मान लो आपने अपनी जो सैलरी है वो वेव कर दी, फोरगो कर दी, तो जो सैलरी आपने वेव कर दी क्या वो आपके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपने 11 मंथ्स की सैलरी रिसीव कर ली, और लास्ट मंथ की जो सैलरी थी वो आपने अपने एम्प्लॉयर को ये बताया कि इस पर्टिकुलर मंदिर या ट्रस्ट को डोनेट कर दीजिए। तो जो सैलरी आपने वेव कर दी, फोरगो कर दी, क्या वो आपके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बताया है कि अगर कोई सैलरी अक्रू होने के बाद आपने उसको वेव कर दिया, फोरगो कर दिया, तो उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा और वो इनकम सबसे पहले आपके हाथ में ही टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे भले ही सैलरी आपने डोनेट कर दी, लेकिन वो इनकम पहले आपने ही कमाई थी, तो इसलिए वो इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। लेकिन यहाँ पे उसका एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने अपनी जो सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर द वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट, तो उस केस में वो जो सैलरी है वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं की जाएगी, वो एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है सर। उसके बाद अगला पॉइंट आपको दिया है कि किसी पार्टनर को उनकी पार्टनरशिप फर्म से जो सैलरी बोनस कमीशन दैट इज रेम्यूनरेशन जो मिल रहा है, क्या वो पार्टनर्स के हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। आंसर इज नो, बिकॉज पार्टनर्स आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म, दे आर कॉल्ड एज पार्टनर दैट इज पार्ट ओनर ऑफ द फर्म, वो उस फर्म के ओनर से। तो उनको जो रेम्यूनरेशन मिलता है पार्टनरशिप फर्म से, वो पार्टनर के हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद अगला पॉइंट आपको दिया है कि एमपी एमएलए और एमएलसी को जो सैलरी मिलती है, क्या वो उनके हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। आंसर इज नो, बिकॉज दे आर नॉट द एम्प्लॉयज, दे आर कॉल्ड एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो उनको जो सैलरी मिलेगी वो उनके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। इसके अलावा अगर कोई सैलरी आपको एडवांस में मिल रही है, तो वो एडवांस सैलरी आपके हाथ में उसी ईयर में टैक्सेबल की जाएगी जिस ईयर में वो रिसीव हो रही है, बिकॉज सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेस ऑफ ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए प्रीवियस ईयर 25-26 की अप्रैल महीने की सैलरी आपको मार्च 2025 में मिल गई, तो वो सैलरी आपके लिए प्रीवियस ईयर 24-25 में ही एज अ एडवांस सैलरी टैक्सेबल की जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि आपको एम्प्लॉयर से कुछ एडवांस मिला है, या फिर अगर आपको एडवांस अगेन सैलरी दिया गया है, तो वो आपकी एडवांस सैलरी नहीं मानी जाएगी, वो एक प्रकार से लोन है और वो आपके लिए लाइबिलिटी मानी जाएगी, वो सैलरी की तरह टैक्सेबल नहीं की जाएगी। ठीक है सर। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आपको अपने एम्प्लॉयर से 1 लाख रुपीज का एडवांस मिला है। इसके अलावा आपको मंथली सैलरी मिल रही है, मान लो फॉर एन एग्जांपल 60,000 पर मंथ। अब हर महीने की जो आपकी सैलरी है उसमें से मान लीजिए 10,000 रुपीज आपका डिडक्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ लोन। तो यहाँ पे जो आपको एडवांस मिला है वो आपका एक प्रकार से एडवांस अगेन सैलरी माना जाएगा, और वो एक प्रकार से आपके लिए लोन है, वो आपका एडवांस सैलरी नहीं माना जाएगा, तो वो आपके लिए सैलरी की तरह टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। तो फाइनल इसका मतलब क्या हुआ कि एडवांस और एडवांस अगेन सैलरी इज नॉट ट्रीटेड एज एडवांस सैलरी, वो एक प्रकार से लोन माना जाएगा, सो आपके हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। ठीक है सर।
उसके बाद अगला पॉइंट आपको दिया अरियर्स ऑफ सैलरी। अब अरियर सैलरी का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई सैलरी अंडर डिस्प्यूट है, जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, बोले हमारी मांगे पूरी करिए, तो किसी सैलरी अमाउंट को लेके अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो जाता है तो जो सैलरी अंडर डिस्प्यूट है उसे अरियर सैलरी कहा जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो किसी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज कर दी गई तो उसे भी अरियर सैलरी कहा जाएगा। अब सर ये बताइए कि अरियर सैलरी कब टैक्सेबल की जाएगी, तो यहाँ पे लॉ मेकर्स ने लिखा है कि इट शैल बी टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड और व्हेन द डिस्प्यूट इज रिजॉल्व। तो यानी जब अरियर सैलरी आपको रिसीव होगी या फिर जब डिस्प्यूट रिजोल्व होगा, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उस टाइम पे वो अरियर सैलरी टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। लेकिन अगर कोई अरियर सैलरी ऑलरेडी आपके हाथ में ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो चुकी है, तो जब आगे आपको एक्चुअली रिसीव होगी तब वो वापस से आपके हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद अगला पॉइंट आपको दिया है कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी पे जो टैक्स आ रहा है वो टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने बेयर किया, यानी एम्प्लॉयर ने अपनी पॉकेट में से वो टैक्स पे कर दिया, तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिट है। तो एम्प्लॉयर ने जो भी टैक्स पे किया आपकी सैलरी पे, वो अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल किया जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में एज अ बेनिफिट और परक्विजिट। ठीक है सर। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है कि अगर एम्प्लॉयर ने आपको कोई नॉन मॉनिटरी परक्विजिट प्रोवाइड किए और उस नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे जो भी टैक्स आ रहा है वो एम्प्लॉयर ने अगर पे किया है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, तो वो एम्प्लॉय के लिए एक बेनिफिट या परक्विजिट माना जाएगा। लेकिन उसके सामने उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 1010 सीसी। वो बेनिफिट उसके लिए पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 1010 सीसी। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन 912 में आपको एक प्रोविजन दिया है कि अगर आपने सर्विस इंडिया में दी है, यानी अगर आप जॉब इंडिया में कर रहे हैं, तभी आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपकी डीम टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया मान ली जाएगी, भले ही वो सैलरी आपको इंडिया के बाहर मिल रही है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में आपको बताया था कि अगर किसी इंडियन सिटीजन को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मिल रही है फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, तो भले ही आपने सर्विस इंडिया के बाहर दी है फिर भी आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी, वो डीम टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया मान ली जाएगी, बिकॉज वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी एम्प्लॉय को की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कोई अमाउंट मिल रहा है, यानी आपके एम्प्लॉयर ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी कराया था उस की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर अगर आपको कोई अमाउंट मिल रहा है, तो वो इंक्लूडिंग बोनस आपके हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। इसके अलावा कई बार एम्प्लॉय को जॉब ज्वाइन करने से पहले उसके एम्प्लॉयर से कुछ पेमेंट मिलता है, जैसे आपको ज्वाइनिंग बोनस दिया जा रहा है, या फिर जब आप जॉब छोड़ रहे हैं उस टाइम पे अगर आपको कोई पेमेंट मिल रहा है एम्प्लॉयर से, तो वो आपके लिए प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी माना जाएगा और वो भी आपके हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है। तो ये हमने सैलरी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली। आगे यहाँ पे मैंने ये दिया है कि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कंप्यूट की जाती है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल दिया है। एक प्रकार से आप इसे इंडेक्स भी कह सकते हैं कि आपकी सैलरी इनकम में कौन कौन सी चीजें टैक्सेबल की जाती है, जिसमें आपको बेसिक सैलरी की बात करनी है, फीस और कमीशन की बात करनी है, बोनस की बात करनी है। उसके अलावा जो आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं उसमें से कौन कौन से अलाउंसेस कितने टैक्सेबल है वो भी यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जो आपको परक्विजिट या बेनिफिट दिए जाते हैं एम्प्लॉयर द्वारा वो भी यहाँ पे आपको पढ़ना है। और उसके अलावा जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो भी यहाँ पे हमें पढ़ना है। इसके अलावा जो आपको ग्रोस सैलरी में से सेक्शन 16 के अंडर जो डिडक्शन दिए जाते हैं तीन, वो भी हमें यहाँ पे कवर करना है। और उसके बाद आपको इनकम अंडर द हेड सैलरी मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी सैलरी इनकम किस तरीके से कंप्यूट की जाती है। ठीक है सर। तो हम क्या करते हैं, एक एक चीजें यहाँ पे डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब क्या है, हर महीने जो आपको फिक्स मॉनेटरी अमाउंट पे किया जाता है उसे यहाँ पे बेसिक सैलरी कहा जाएगा। बेसिक सैलरी जो है वो आपके लिए फुली टैक्सेबल रहेगी। ठीक है। उसके बाद आपको दिया फीस और कमीशन। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपको कुछ पेमेंट किया जा रहा है विच इज लिंक टू एनी परफॉर्मेंस और सेल्स, तो उसे यहाँ पे फीस और कमीशन कहा जाएगा। अब यहाँ पे आपके लिए ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन और फीस टैक्सेबल की जाएगी, चाहे वो टर्नओवर कमीशन हो, चाहे वो फिक्स कमीशन हो, या चाहे और कोई भी कमीशन हो, ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन या फीस आपके लिए टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है। उसके बाद दिया आपको बोनस। बोनस का मतलब क्या, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट या रिवॉर्ड दिया जा रहा है एम्प्लॉयर द्वारा तो उसे बोनस कहा जाएगा। बोनस भी आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल किया जाएगा, चाहे वो स्टेट्यूटरी बोनस है या फिर कोई और बोनस है, वो भी आपके लिए टैक्सेबल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अलाउंसेस की। अब अलाउंसेस का मतलब क्या है, तो हर महीने आपको कुछ फिक्स मॉनेटरी अमाउंट अगर पे किया जा रहा है इन एडिशन टू योर बेसिक सैलरी, बट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज, यानी किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए खर्चा करने के लिए अगर आपको कोई फिक्स मॉनेटरी अमाउंट हर महीने पे किया जा रहा है तो उसे यहाँ पे अलाउंस कहा जाएगा। अब कुछ अलाउंसेस के सामने आपको एग्जाम्पशन दिया जाता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और बाकी के जो अलाउंसेस है वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे। सबसे पहले आपको दिया डीएनएस अलाउंस। अब डीएनएस अलाउंस आपको क्यों दिया जाता है, एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे उसकी इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर द्वारा आपको डीएनएस अलाउंस दिया जाता है। बिकॉज आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो सामने आपकी सैलरी इनकम भी तो बढ़नी चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे डीएनएस अलाउंस दिया जाता है। अब डीएनएस अलाउंस आपका दो टाइप्स का रहेगा, एक होगा डीए इन टर्म्स, दूसरा रहेगा डीए नॉट इन टर्म्स। अब डीए इन टर्म्स का मतलब क्या है, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। जो डीएनएस अलाउंस आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट बनेगा, जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के कैलकुलेशन में यूज किया जाएगा, उसे बोला जाएगा डीए इन टर्म्स।
जैसे मान लीजिए आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं, ग्रेचुटी, पीएफ या पेंशन, तो उनके कैलकुलेशन में जो डीए यूज किया जाएगा उसे कहा जाएगा डीए इन टर्म्स, और दूसरा रहेगा आपका डीए नॉट इन टर्म्स, जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट नहीं बनेगा। अब जब हम टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे तो दोनों डीएनएस अलाउंस आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल किए जाएंगे, वेदर इट इज इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स, ठीक है सर। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे अलाउंसेस की कि जिसके सामने आपको कुछ एग्जेम्पशन दिया जाता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं है लेकिन कुछ पार्ट ऑफ द अमाउंट का आपको एग्जेम्पशन दिया जाता है, ठीक है। अब एग्जेम्पशन के पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे इन अलाउंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो यहाँ पे कुछ आपके ऑफिशियल अलाउंसेस रहेंगे और दूसरे यहाँ पे कुछ आपके पर्सनल अलाउंसेस रहेंगे। तो यहाँ पे पहले जो आपको 8 अलाउंसेस दिए हैं उसे एक प्रकार से ऑफिशियल अलाउंस माना जाएगा। अब जो ऑफिशियल अलाउंसेस है उसके सामने आपको एग्जाम्पशन कितना दिया जाएगा, उसके सामने आपको एग्जाम्पशन मिलेगा जितना आपको एक्चुअल अलाउंस रिसीव हुआ है या फिर जितना आपने एक्चुअल अमाउंट स्पेंड किया है फॉर ऑफिशियल पर्पस, दोनों में से जो लोअर रहेगा उतना एग्जाम्पशन आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, जितना एक्चुअल अलाउंस आपको रिसीव हुआ है या फिर जितना अमाउंट आपने एक्चुअली स्पेंड किया है फॉर ऑफिशियल पर्पस, दोनों में से जो लोअर रहेगा उतना एग्जाम्पशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन से 8 अलाउंसेस दिए गए, सबसे पहले आपको दिया हेल्पर अलाउंस। तो अब हेल्पर अलाउंस का मतलब क्या है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे वर्कलोड बहुत ही ज्यादा है, तो आपके एम्प्लॉयर ने बताया कि आपके अंडर किसी असिस्टेंट या वर्कर को हायर कर लीजिए, तो आपने मान लीजिए किसी असिस्टेंट को हायर किया, तो उनको जो आपको सैलरी पे करनी होगी तो उस खर्चे को मीट करने के लिए जो आपको अलाउंस दिया जाएगा उसे कहा जाएगा हेल्पर अलाउंस। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, जितना अलाउंस आपको एक्चुअली रिसीव हुआ या फिर जितना अमाउंट आपने एक्चुअली स्पेंड किया फॉर ऑफिशियल पर्पस, दोनों में से जो लोअर रहेगा उतना एग्जाम्पशन आपको दिया जाएगा। सर ये ऑफिशियल पर्पस का मतलब क्या है, तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर से आपको हेल्पर अलाउंस मिल रहा है ₹9,000 पर मंथ। आपने किसी असिस्टेंट को अपने अंडर हायर किया, उसे आप सैलरी पे कर रहे हैं ₹10,000 पर मंथ। अब यहाँ पे इस असिस्टेंट से आपने क्या क्या काम करा है, तो मान लीजिए 80% आपने उसको अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया और 20% मान लीजिए आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। पर्सनल पर्पस का मतलब मान लीजिए आपके बच्चों को स्कूल से पिकअप कर लिया और घर पे ड्रॉप कर दिया, आपके घर का सिलेंडर खत्म हो गया था तो उसे ला के दे दिया, या फिर और कोई भी पर्सनल काम के लिए आपने उसको यूज कर लिया। अब यहाँ पे जब एग्जेम्पशन निकालेंगे तो उसमें आपका जो एक्चुअल अमाउंट स्पेंड लिया जाएगा, तो क्या यहाँ पे पूरा 10,000 का सैलरी का खर्चा लिया जाएगा एग्जाम्पशन के पर्पस के लिए, आंसर इज नो। यहाँ पे जितना आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए उसका काम लिया है उतना ही प्रोपोर्शनेटली खर्चा लिया जाएगा एग्जाम्पशन के पर्पस के लिए, तो यहाँ पे वो है 80%, तो 8,000 का सैलरी का खर्चा आपका लिया जाएगा एग्जाम्पशन के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पशन आपको कितना मिलेगा, जितना अमाउंट आपने एक्चुअली स्पेंड किया है फॉर ऑफिशियल पर्पस वो है आपका 8,000, और जितना अलाउंस आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है वो है ₹9,000। तो दोनों में से जो लोअर रहेगा वो आपका यहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा, तो वो है आपका 8,000। तो 8,000 रुपीज का आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, बाकी का जो 1,000 रुपीज का अलाउंस है वो यहाँ पे टैक्सेबल होगा, ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया यूनिफॉर्म अलाउंस। अब ये अलाउंस कब दिया जाता है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कोई ड्रेस कोड होता है या फिर कोई यूनिफॉर्म होती है, उसे आपको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो एम्प्लॉइज है, जो अटेंडेंट्स है, उन सबके लिए यहाँ पे सेम यूनिफॉर्म होता है और एम्प्लॉइज को वही यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ता है। तो उस यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयर द्वारा यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता है। उसके सामने एग्जाम्पशन आपका सेम रहेगा, जितना अलाउंस आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है या फिर जितना अमाउंट आपने एक्चुअली स्पेंड किया फॉर ऑफिशियल पर्पस, दोनों में से जो लोअर रहेगा उतना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। उसके बाद दिया एकेडमिक अलाउंस। अब ये अलाउंस एम्प्लॉय को पढ़ने के लिए दिया जाता है कि आप पढ़ते रहिए, आप अपना नॉलेज अपग्रेड करते रहिए और जो अपग्रेडेड नॉलेज है वो आप एम्प्लॉयर के बिजनेस में यूज करिए। तो उसके लिए जो आपको अलाउंस दिया जाएगा उसे कहा जाएगा एकेडमिक अलाउंस, आपका एग्जाम्पशन सेम रहेगा। उसके बाद आगे दिया रिसर्च अलाउंस। अब ये अलाउंस आपको कब दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, आप एक साइंटिस्ट है और मान लीजिए आप सिप्ला में किसी लेबोरेटरी या R&D डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपको किसी प्रोडक्ट के रिसर्च के लिए अलाउंस दिया गया है, तो उसे कहा जाएगा रिसर्च अलाउंस। आपका एग्जाम्पशन सेम रहेगा, जितना अलाउंस आपको एक्चुअली रिसीव हुआ या फिर जितना अमाउंट आपने एक्चुअली स्पेंड किया, दोनों में से जो लोअर होगा वो आपके लिए एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आगे आपको दिया गया है डेली अलाउंस। अब डेली अलाउंस उन एम्प्लॉयज को जनरली दिया जाता है जो एम्प्लॉयज मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, उन एम्प्लॉयज का दिन भर का जो खाने पीने का खर्चा है, एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक जाने का जो फ्यूल एंड पेट्रोल का खर्चा है, यानी जो दिन भर के खर्चे है उसे मीट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाएगा उसे कहा जाएगा डेली अलाउंस। एग्जाम्पशन आपका सेम रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कन्वेंस अलाउंस की। अब कन्वेंस अलाउंस का मतलब क्या है, तो अगर आपको अपनी ऑफिस ड्यूटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, तो विद इन द सिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए जो आपका कन्वेंस का खर्चा है उसके लिए आपको कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा, यानी लोकल कम्युनिकेशन के खर्चे को मीट करने के लिए आपको कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है, ठीक है सर। उसके बाद दिया है ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस। अब ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस किसी एम्प्लॉय को कब दिया जाता है, तो अगर किसी एम्प्लॉय को उसकी ऑफिस ड्यूटी के लिए सिटी के बाहर भेजा जा रहा है, जैसे मान लीजिए आप नॉर्मली मुंबई में जॉब करते हैं और आपको दिल्ली भेजा जा रहा है, चंडीगढ़ भेजा जा रहा है, जयपुर भेजा जा रहा है, या बेंगलुरु भेजा जा रहा है, या कलकत्ता भेजा जा रहा है, यानी आपको अपनी ऑफिस ड्यूटी के लिए सिटी के बाहर भेजा जा रहा है काम करने के लिए, तो वहां पे जाने के लिए जो आपका फ्लाइट का खर्चा या ट्रेन का खर्चा है, वहां पे होटल का खर्चा है, वहां पे खाने पीने का जो खर्चा है, उन खर्चों को मीट करने के लिए जो आपको अलाउंस दिया जाता है उसे कहा जाएगा ट्रैवलिंग अलाउंस।
उसके सामने जो आपको एग्जामेशन दिया जाएगा वो आपका सेम रहेगा, जो अलाउंस आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है या फिर जितना अमाउंट आपने एक्चुअली स्पेंड किया फॉर ऑफिशियल पर्पस विच एवर इज लोअर का आपको एग्जामेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको तीन अलाउंसेस दिए गए हैं, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस, ये आपको एक जैसे दिखेंगे। लेकिन डेली अलाउंस जो है वो आपको दिन भर के खर्चों को मीट करने के लिए दिया जाता है। कन्वेंस अलाउंस जो है वो आपको विद इन द सिटी यानी लोकल कम्यूटेशन के खर्चे को मीट करने के लिए दिया जाता है। और अगर आपको सिटी के बाहर अपनी ऑफिस ड्यूटी के लिए भेजा जा रहा है तो उसके लिए आपको ट्रैवलिंग या टूर अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है सर। और इसके बाद आपको एक और ऑफिशियल अलाउंस दिया है, दैट इज ट्रांसफर अलाउंस। अब ये अलाउंस आपको कब दिया जाता है, तो अगर आपका किसी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा रहा है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आप नॉर्मली पहले मुंबई में जॉब कर रहे थे, अब आपका दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया, तो दिल्ली में ट्रांसफर होने की वजह से आपको अपना घर का सामान वहां पे शिफ्ट करना होगा, और उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी ट्रांसपोर्टर को हायर करेंगे यानी मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विस लेंगे, तो उस खर्चे को मीट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, ट्रांसफर अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे पहले जो 8 अलाउंसेस दिए गए जिसे एक प्रकार से ऑफिशियल अलाउंसेस माना जाएगा, उसके सामने आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, जितना अलाउंस आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है या फिर जितना अमाउंट आपने एक्चुअली स्पेंड किया फॉर ऑफिशियल पर्पस विच एवर इज लोअर का आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अब सर इसे याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक निमोनिक क्रिएट किया है, दैट इज राहु dt सिटी। तो यहाँ पे मैंने निमोनिक क्या क्रिएट किया, राहु dt सिटी। राहु में आर का मतलब है रिसर्च अलाउंस, ए का मतलब है एकेडमिक अलाउंस, एच का मतलब है हेल्पर अलाउंस, यू का मतलब है यूनिफॉर्म अलाउंस, डी का मतलब है डेली अलाउंस, टी का मतलब है ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस, सी का मतलब है कन्वेंस अलाउंस एंड दूसरे टी का मतलब है ट्रांसफर अलाउंस। तो ये जो निमोनिक है ये आपके पहले जो 8 अलाउंसेस है दैट इज ऑफिशियल अलाउंसेस जो है उनके लिए ही आपको याद रखना है। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कुछ पर्सनल अलाउंसेस की। अब पर्सनल अलाउंसेस के सामने आपको एग्जाम्पशन कितना दिया जाएगा, तो यहाँ पे एग्जाम्पशन के लिए लॉ मेकर्स ने क्या बोला है, तो पहला लिमिट आपको क्या दिया है, जितना एक्चुअल अलाउंस आपको रिसीव हुआ है, या फिर दूसरी चीज क्या दी गई है, आपको कुछ मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब कर रखी है, यानी इससे ज्यादा एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगा। यानी जितना अलाउंस आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है या फिर आपको जो अमाउंट ऑफ लिमिट दी गई है, दोनों में से जो लोअर होगा उतना एग्जाम्पशन आपको दिया जाएगा, जो यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल अलाउंसेस दिए हैं उसके सामने। ठीक है सर। तो पर्सनल अलाउंसेस में आपको सबसे पहला दिया है ट्राइबल शेड्यूल और एजेंसी एरिया अलाउंस। तो अगर कोई एम्प्लॉय या वर्कर ट्राइबल एरिया में काम कर रहा है, जैसे झारखंड या छत्तीसगढ़ वगैरह जो स्टेट है वहां पे कुछ ट्राइबल एरिया है, तो अगर मान लो किसी एम्प्लॉय या वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं तो उनको ट्राइबल एरिया अलाउंस दिया जाता है। उनके सामने उनको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, जितना अलाउंस आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है या फिर मैक्सिमम अप टू ₹200 पर मंथ, मैक्सिमम आपको ₹200 पर मंथ का एग्जाम्पशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ये जो फिक्स अमाउंट की लिमिट आपको दे रखी है ये कोई फ्लैट एग्जाम्पशन नहीं है। अगर आपको एक्चुअल अलाउंस जो मिल रहा है वो इससे कम मिल रहा है तो जितना अलाउंस आपको एक्चुअली रिसीव हुआ उतना एग्जाम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर जो एक्चुअल अलाउंस आपको मिल रहा है इससे ज्यादा मिल रहा है तो मैक्सिमम अमाउंट जितना दिया गया है उतना ही आपको एग्जाम्पशन दिया जाएगा। तो यानी ये आपकी एक मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब कर रखी है। ठीक है सर। अगला अलाउंस आपको क्या दिया है, अलाउंस टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंस ड्यूरिंग हिज ड्यूटी। तो अगर कोई एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है यानी ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आप किसी ट्रेन के ड्राइवर है या कंडक्टर है या किसी प्लेन के पायलट है या फिर किसी शिप के कैप्टन है, तो आपको अपनी ड्यूटी के टाइम जो पर्सनल खर्चे करने पड़ते हैं उन खर्चों को मीट करने के लिए जो अलाउंस आपको दिया जाता है उसके सामने आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, जितना अलाउंस आपको एक्चुअली रिसीव हुआ उसका 70% ले लीजिए, बट मैक्सिमम आपको एग्जाम्पशन मिलेगा ₹10,000 पर मंथ। तो दोनों में से जो लोअर रहेगा उतना एग्जाम्पशन आपको दिया जाएगा, 70% ऑफ सच अलाउंस बट मैक्सिमम अप टू ₹10,000 पर मंथ। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यानी आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए जो अलाउंस आपको दिया जाता है उसे कहा जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसके सामने आपको एग्जाम्पशन कितना दिया जाएगा, अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड बट मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा वो मैक्सिमम ₹100 का दिया जाएगा पर मंथ पर चाइल्ड, और वो भी आप सिर्फ मैक्सिमम अपने 2 बच्चों के सामने ही एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है सर। इसको एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए मैंने 2 एग्जांपल दिए। सबसे पहले एग्जांपल में मैंने क्या दिया, अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है ₹500 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन, तो यानी आपको 3 बच्चों के लिए इंडिविजुअली मंथली ₹500 का अलाउंस मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन कितना मिलेगा। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, पूरे साल में आपको कितना अलाउंस रिसीव हुआ है वो निकाल दीजिए। तो ₹500 मल्टीप्लाई बाय 3 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, तो आपको अलाउंस पूरे साल का मिला है ₹18,000। उसमें से आपको एग्जाम्पशन कितना दिया जाएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के सामने आपको मैक्सिमम एग्जाम्पशन दिया जाता है ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आपको अलाउंस जो मिल रहा है पर मंथ पर चाइल्ड वो ₹500 का है, दैट इज मोर देन ₹100। तो मैक्सिमम आपको ₹100 का एग्जाम्पशन दिया जाएगा। तो ₹100 मल्टीप्लाई बाय 2 चिल्ड्रन, बिकॉज मैक्सिमम आपको 2 बच्चों के ही सामने एग्जाम्पशन दिया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा ₹2400। तो उसके बाद जो आपका बाकी का टैक्सेबल अलाउंस बचेगा वो रहेगा ₹15,600। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या दिया, अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दिया जाए कि आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव हुआ है ₹3,000 पर एनम फॉर 3 चिल्ड्रन, यानी आपको एक साथ 3 बच्चों का पूरे साल का अलाउंस मिला है ₹3,000,
तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये निकालना होगा कि आपको कितना अलाउंस रिसीव हुआ है पर मंथ पर चाइल्ड। तो वो कैसे निकालेंगे, 3000 रुपीज डिवाइड बाई 12 मंथ कर दीजिए बिकॉज आपको मंथली चाहिए, और मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दीजिए बिकॉज आपको पर चाइल्ड कितना अलाउंस मिला है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ₹83.33 पर मंथ पर चाइल्ड, इतना अलाउंस आपको मिला है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, तो सबसे पहले आपको पूरे साल का अलाउंस मिला है ₹3000, उसमें से आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, आपको एग्जाम्पशन मैक्सिमम दिया जाता है ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे एक्चुअली जो अलाउंस आपको मिल रहा है वो ₹100 से कम है, तो आपको जितना एक्चुअल अलाउंस मिला है पर मंथ पर चाइल्ड उसी के बेस पे आपको एग्जाम्पशन दिया जाएगा। तो ₹83.33 मल्टीप्लाई बाय 2 चिल्ड्रन, बिकॉज आपको मैक्सिमम 2 ही बच्चों के सामने एग्जाम्पशन दिया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ₹2000, तो यहाँ पे उतना एग्जाम्पशन ले लीजिए, आपका टैक्सेबल अलाउंस बचेगा ₹1000। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, तो यानी आपके बच्चों के हॉस्टल में रहने के खर्चे के लिए जो अलाउंस आपको दिया जाता है उसे कहा जाएगा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। उसके सामने आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड बट मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, मैक्सिमम ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, और वो भी आपको सिर्फ 2 ही बच्चों के सामने एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया अंडरग्राउंड अलाउंस टू एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन अंडरग्राउंड माइंस, तो जो एम्प्लॉइज अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहे हैं उनको ये अंडरग्राउंड अलाउंस दिया जाता है। तो उसके सामने आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, जितना अलाउंस आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है बट मैक्सिमम आपको ₹800 पर मंथ का एग्जाम्पशन दिया जाएगा। तो यानी दोनों में से जो लोअर रहेगा उतना एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद दिया है ट्रांसपोर्ट और कम्यूटेशन अलाउंस टू एन एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड और डेफ और डम्ब और हैंडीकैप्ड फॉर कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस। तो अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट या कम्यूटेशन अलाउंस दिया जा रहा है घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए, तो उसके सामने उनको एग्जाम्पशन मिलेगा मैक्सिमम ₹3200 पर मंथ का। लेकिन ये एग्जाम्पशन उसी एम्प्लॉय को दिया जाएगा जो एम्प्लॉय ब्लाइंड है या डेफ है या डम है या हैंडीकैप एम्प्लॉय है, तो उसी को यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया जाएगा। अगर किसी नॉर्मल एम्प्लॉय को ये ट्रांसपोर्ट या कम्यूटेशन अलाउंस दिया जा रहा है तो उसको यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, उसके लिए पूरा अलाउंस टैक्सेबल किया जाएगा, वो फुल्ली टैक्सेबल किया जाएगा। लेकिन अगर किसी ब्लाइंड डेफ या डम या हैंडीकैप एम्प्लॉय को ये ट्रांसपोर्ट या कम्यूटेशन अलाउंस दिया जा रहा है तो उसको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलेगा मैक्सिमम ₹3200 पर मंथ का। ठीक है सर। उसके बाद बाकी के जो 3 अलाउंसेस आपको दिए गए 15, 16 एंड 17 में, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार के लिए आप उसे सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की। तो एम्प्लॉय ने अगर मान लो घर रेंट पे लिया तो उस रेंट के खर्चे को बेयर करने के लिए एम्प्लॉयर द्वारा आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। एक चीज यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ऊपर अभी तक हमने जो अलाउंसेस पढ़े थे उसके सामने जो आपको एग्जाम्पशन दिया जाता है वो सेक्शन 10, 14 में दिया जाता है, लेकिन एचआरए के सामने जो एग्जाम्पशन आपको दिया जाता है वो सेक्शन 10, 13 ए में दिया जाएगा। तो एचआरए के सामने आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आपको टोटल 3 लिमिट दी गई है, तीनों में से जो लोअर रहेगा उतना एग्जाम्पशन आपको दिया जाएगा। पहली लिमिट आपको क्या दी है, जितना एचआरए आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है वो ले लीजिए। दूसरा लिमिट आपको दिया है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो जितना रेंट आपने पूरे साल का पे किया है उसमें से माइनस कर दीजिए 10% ऑफ सैलरी। उसके बाद तीसरा लिमिट आपको दिया है 40% और 50% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे कब 40% या कब 50% ऑफ सैलरी लिया जाएगा, तो अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में रहते हैं तो फिर उस केस में आपका 50% ऑफ सैलरी लिया जाएगा, लेकिन अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं तो फिर उस केस में आपका 40% ऑफ सैलरी लिया जाएगा इस एचआरए के एग्जाम्पशन के लिए। अब सवाल ये उठता है कि सैलरी के लिए आपको कौन कौन सी चीज यहाँ पे इंक्लूड करनी है, तो एक तो आपकी बेसिक सैलरी ली जाएगी, इसके अलावा जो आपका डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट बनेगा, वो डीए लेना है आपको, और इसके अलावा जो आपका टर्नओवर कमीशन है वो भी यहाँ पे आपको इंक्लूड करना होगा। तो सैलरी में आपकी 3 चीजें कवर की जाएगी एचआरए के एग्जाम्पशन के लिए, एक तो बेसिक सैलरी, दूसरा डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स एंड तीसरा आपका टर्नओवर कमीशन। तो यहाँ पे आपको हाउस रेंट अलाउंस के सामने कितना एग्जाम्पशन दिया जाता है, अंडर सेक्शन 10, 13 है, तो यहाँ पे 3 लिमिट दी गई है, तीनों में से जो लोअर रहेगा उतना एग्जाम्पशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पहला लिमिट आपको दिया है एचआर एक्चुअली रिसीव, जितना हाउस रेंट अलाउंस आपको एक्चुअली मिला है वो ले लीजिए। दूसरा लिमिट आपको दिया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, पूरे साल का जितना आपने रेंट पे किया है उसमें से माइनस कर दीजिए 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा लिमिट आपको दिया है 40% और 50% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे तीनों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा उतना एग्जाम्पशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एक्चुअली जो आपका एचआरए का एग्जाम्पशन है वो 4 चीजों पे बेस है, एक तो जो आपको एचआरए एक्चुअली मिला है वो, दूसरा जो आपकी सैलरी इनकम है वो, तीसरा जो आपने रेंट पे किया वो लिया जाता है, और चौथी एक और चीज ली जाती है जो आपका लोकेशन ऑफ अकोमोडेशन है, जो घर आपने रेंट पे लिया वो कहाँ पे है। तो अगर इन 4 में से किसी भी पार्ट में कोई भी चेंज होता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो हर चेंज के बाद आपको सेपरेटली कैलकुलेशन करना होगा एचआरए के एग्जाम्पशन के लिए। सर आप कहना क्या चाहते हो, तो एक काम करते हैं इसे एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपको सैलरी मिल रही है ₹60,000 पर मंथ, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है ₹8,000 पर मंथ, और जो आपने अकोमोडेशन रेंट पे लिया है उस पे आप रेंट पे कर रहे हैं ₹9,000 पर मंथ, बट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर के बाद आपका रेंट बढ़ा दिया गया है टू ₹10,000 पर मंथ, यानी 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक के पीरियड का आपने जो मंथली रेंट पे किया वो है ₹10,000।
तो जब आप यहाँ पे एचआरए के एग्जाम्शन के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपका 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक का जो पीरियड है उस पीरियड का एचआरए एग्जाम्शन सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा, बिकॉज उसमें जो आपका रेंट पेड लिया जाएगा सेकंड लिमिट में वो आपका ₹9,000 पर मंथ के हिसाब से लिया जाएगा। और 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक का जो पीरियड है उस पीरियड के लिए भी आपको एचआर एग्जाम्शन सेपरेटली कैलकुलेट करना होगा, और उसमें जो आपका रेंट पेड लिया जाएगा सेकंड लिमिट में वो आपका ₹10,000 पर मंथ के हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपको सैलरी मिल रही है ₹60,000 पर मंथ। मान लीजिए सैलरी आपकी पूरे साल के लिए सेम है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसके अलावा जो आपको एचआरए मिल रहा है वो मान लीजिए 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक आपको ₹8,000 पर मंथ मिल रहा था, और 31 दिसंबर के बाद यानी जनवरी महीने से आपको एचआरए जो मिल रहा है वो बढ़ा दिया गया है, दैट इज 9,000 पर मंथ टिल 31 मार्च। और इसके अलावा जो आप रेंट पे कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन क्या दी है, जो ऊपर इन्फॉर्मेशन हमने एग्जाम्पल में यूज की थी वही हम सेम कंटिन्यू करते हैं। 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक आपने जो रेंट पे किया था वो था आपका 9,000 पर मंथ, और 31 अक्टूबर के बाद आपका रेंट बढ़ा दिया गया था टू ₹10,000 पर मंथ। तो यहाँ पे जब हम एचआरए का एग्जाम्शन कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए आपको 3 सेपरेट कैलकुलेशन करने होंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 बार चेंज हुआ है। एक तो जो आप रेंट पे कर रहे हैं वो 31 अक्टूबर के बाद बढ़ा दिया गया है टू ₹10,000 पर मंथ, और एक और चेंज हुआ है जो आपको एचआरए मिल रहा था वो 31 दिसंबर के बाद बढ़ा दिया गया है टू ₹9,000 पर मंथ। तो एक क्या करना होगा, एक तो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो पीरियड है उस पीरियड का एचआरए एग्जाम्शन सेपरेटली कैलकुलेट करना होगा, जिसमें आपका सैलरी 60,000 पर मंथ लिया जाएगा, एचआरए आपका ₹8,000 पर मंथ के हिसाब से लिया जाएगा, और जो आपका रेंट पेड है वो ₹9,000 पर मंथ के हिसाब से लिया जाएगा। उसके बाद 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का जो पीरियड है उस पीरियड का एचआरए एग्जाम्शन आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज 31 अक्टूबर के बाद जो आप रेंट पे कर रहे हैं वो बढ़ा दिया गया है टू 10,000 पर मंथ। तो यहाँ पे जब उस पीरियड का एचआरए एग्जाम्शन आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपको सैलरी लेनी है 60,000 पर मंथ के हिसाब से, एचआरए जो आपको लेना है वो ₹8,000 पर मंथ के हिसाब से लेना है, बिकॉज वो आपका सेम रहेगा टिल 31 दिसंबर। और जो आप रेंट पेड लेंगे वो आपको लेना है ₹10,000 पर मंथ के हिसाब से। तो जब आप एग्जाम्शन में सेकंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो उसमें आपका जो रेंट पेड लिया जाएगा वो ₹10,000 पर मंथ के हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है सर। और इसके अलावा जो आपका 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का जो पीरियड है उसका एचआर एग्जाम्शन भी आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज 31 दिसंबर के बाद जो आपको एचआरए मिल रहा था वो बढ़ा दिया गया है टू ₹9,000 पर मंथ। तो उस पीरियड का भी एचआर एग्जाम्शन आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना होगा। उसमें आपका जो रेंट पेड है वो सेम लिया जाएगा ₹10,000 पर मंथ, और जो सैलरी ली जाएगी वो 60,000 पर मंथ के हिसाब से ली जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एचआरए के एग्जाम्शन के लिए 4 चीज ली जाती है, उसमें अगर किसी भी पार्ट में कोई भी चेंज होता है तो हर एक चेंज के बाद आपको एचआरए का एग्जाम्शन सेपरेटली कैलकुलेट करना होगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे नीचे मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए उसमें आपको थर्ड पॉइंट में यही दिया है, इफ देयर इज एनी चेंज इन सैलरी और एचआरए और रेंट पेड और लोकेशन ऑफ अकोमोडेशन, तो इन चार में से किसी भी चीज में कोई भी चेंज होता है तो हर एक चेंज के बाद आपको सेपरेटली कैलकुलेशन करना होगा एचआरए के एग्जाम्शन के लिए, देन एग्जाम्शन शैल बी कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर ईच चेंज। ठीक है सर। तो ये हमने सारे अलाउंसेस कंप्लीट कर दिए जिसके सामने आपको एग्जाम्शन दिया जाता है। ऊपर दिए गए जो अलाउंसेस थे उनके सामने आपको एग्जाम्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 1014, और एचआरए के सामने आपको एग्जाम्शन जो दिया जाता है वो सेक्शन 1013 ए में दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और अलाउंसेस मिल रहे हैं तो वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल किए जाएंगे। जैसे अगर आपको मान लो मेडिकल अलाउंस मिला है तो वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है, आपको टिफिन या लंच अलाउंस मिला है तो वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है, आपको अगर ओवर टाइम अलाउंस मिला है तो वो भी आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है तो वो भी आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंस के सामने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक डिडक्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 16, वो हम डिडक्शंस में पढ़ेंगे। मान लीजिए आपको दे दिया कि आपको टेलीफोन अलाउंस मिला है तो वो भी आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। यानी इसके अलावा अगर आपको कोई भी और अलाउंसेस मिले तो वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। ऊपर दिए गए जो अलाउंसेस जिनके सामने हमने एग्जाम्शन पढ़े, इसके अलावा अगर आपको कोई भी और अलाउंसेस मिले तो वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल होंगे। ठीक है सर। उसके अलावा आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपने 115 बीएससी यानी डिफॉल्ट टैक्सेस में से ऑप्ट आउट नहीं किया है, यानी आपने 115 बीएससी में टैक्स पे करने के लिए ऑप्ट किया है, तो फिर उस केस में ऊपर जो हमने अलाउंसेस के सामने एग्जाम्शन पढ़े उनमें से कोई भी एग्जाम्शन आपको नहीं मिलेगा 115 बीएससी में। आपको जो भी अलाउंस मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल आपके लिए किया जाएगा। लेकिन उसके 4 एक्सेप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। 4 अलाउंसेस के सामने जो आपको एग्जाम्शन दिए जाते थे वो आपको 115 बीएससी में भी मिल जाएंगे। सर कौन से 4 अलाउंसेस? तो एक तो आपका डेली अलाउंस, दूसरा आपका कन्वेंस अलाउंस, तीसरा आपका ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस। इन तीनों के सामने जो आपको एग्जाम्शन मिल रहा था कितना, जितना अलाउंस आपको एक्चुअली रिसीव हुआ या फिर जितना अमाउंट आपने एक्चुअली स्पेंड किया फॉर ऑफिशियल पर्पस, दोनों में से जो लोअर रहेगा उतना एग्जाम्शन आपको दिया जाता था, वो आपको 115 बीएससी में भी मिल जाएगा। और इसके अलावा जो हैंडीकेप एम्प्लॉय को जो ट्रांसपोर्ट या कम्युटेशन अलाउंस दिया जाता है उसके सामने जो आपको एग्जाम्शन मिल रहा था मैक्सिमम अप टू ₹3,200 पर मंथ, वो भी एग्जाम्शन आपको 115 बीएससी में मिल जाएगा।
तो 115 बीएससी में आपको चार अलाउंसेस के सामने ही सिर्फ एग्जामेशन मिलेंगे। एक तो जो आपका डेली अलाउंस, दूसरा आपका ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस, तीसरा जो आपका कन्वेंस अलाउंस, इन तीन के सामने आपको एग्जामेशन दिया जाता था वो आपको मिल जाएगा। और जो हैंडीकेप एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट या कम्युटेशन अलाउंस दिया जाता है उसके सामने जो आपको एग्जामेशन दिया जाता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। तो ये हमने अलाउंसेस वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो सबसे पहला रिटायरमेंट बेनिफिट आपको दिया है पेंशन। अब पेंशन का मतलब क्या है? इट इज लाइक अ रिवॉर्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन द पास्ट। तो पास्ट में जो आपने सर्विसेज दिए उसके लिए आपको रिटायरमेंट के टाइम पे जो बेनिफिट दिया जाता है उसे कहा जाएगा पेंशन। अब पेंशन जो है वो आपकी दो प्रकार की होगी, एक तो होगी अनकम्यूटेड पेंशन और दूसरी होगी आपकी कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या है? जो पेंशन आपको पीरियोडिकली मिल रही है, यानी जो आपको मंथली पेंशन मिल रही है उसे कहा जाएगा अनकम्यूटेड पेंशन। अब जो मंथली पेंशन आपको मिल रही है यानी जो अनकम्यूटेड पेंशन है वो तो सभी के लिए फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है सर। दूसरा आपको दिया है कम्यूटेड पेंशन। अब कम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या है? जो आपका टोटल पेंशन था उसका अगर होल या पार्ट ऑफ द अमाउंट अगर आपने कम्यूट करा लिया तो जो लमसम पेंशन आपको मिलेगी उसे कम्यूटेड पेंशन कहा जाएगा। अब जो कम्यूटेड पेंशन है यानी जो लमसम पेंशन आपको मिल रही है क्या वो टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट? उसके सामने आपको एग्जेम्पशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 1010A। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कम्यूटेड पेंशन मिलेगी वो उसके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है सर। लेकिन अदर एम्प्लॉय के केस में यानी अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? उस केस में आपको ये देखना होगा कि जो एम्प्लॉय है क्या उसको ग्रेच्युटी भी मिल रही है, क्या उसको पेंशन के साथ साथ ग्रेच्युटी भी मिल रही है। अगर उसको यहाँ पे ग्रेच्युटी भी मिल रही है तो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो थोड़ा कम मिलेगा। जो आपका टोटल पेंशन अमाउंट है, कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट नहीं, जो आपका टोटल पेंशन अमाउंट है उसका 1/3 कर दीजिए, उतना एग्जेम्पशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर उस एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो उस केस में यहाँ पे एग्जामेशन आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। जो आपका टोटल पेंशन अमाउंट है उसका हाफ कर दीजिए, उतना एग्जामेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एग्जामेशन क्या दिया गया है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके लिए कम्यूटेड पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन अदर एम्प्लॉय के केस में यहाँ पे अगर उस एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी भी मिल रहा है तो उस केस में एग्जामेशन कितना मिलेगा? जो टोटल पेंशन अमाउंट है उसका 1/3 कर दीजिए। लेकिन अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है तो एग्जामेशन मिलेगा टोटल पेंशन का हाफ कर दीजिए। ठीक है सर। अब सर यहाँ पे हम टोटल पेंशन का अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है, आपको जो कम्यूटेड पेंशन रिसीव हुआ है उसको डिवाइड कर दीजिए कम्यूटेशन के परसेंटेज से, तो आपको यहाँ पे टोटल पेंशन मिल जाएगी। बिकॉज एग्जाम में जनरली आपको क्वेश्चन में टोटल पेंशन का अमाउंट नहीं दिया होगा, आपको जो लमसम पेंशन मिला है, जो कम्यूटेड पेंशन मिला है वो आपको दिया होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया है कि ₹3 लाख का आपको लमसम पेंशन मिला है और आपको ब्रैकेट्स में दिया है कि आपने 60% ऑफ टोटल पेंशन कम्यूट किया है। तो आप टोटल पेंशन कैसे निकालेंगे? 3 लाख को डिवाइड कर दीजिए 60% से, तो आपको यहाँ पे टोटल पेंशन मिल जाएगी ₹5 लाख। ठीक है सर। अब उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 1018 में आपको एक एग्जामेशन दिया है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, यानी कुल मिला के गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, एंड उसको अगर परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र या किसी भी अदर गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था, तो उस इंडिविजुअल को या फिर उसके किसी भी फैमिली मेंबर को अगर जो पेंशन मिल रही है तो वो पेंशन उनके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है सर। तो यहाँ पे यही लिखा है, पेंशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल or any family member of such individual is exempt if following condition are satisfied। पहला कंडीशन आपको दिया है, such individual was an employee of central government or state government and if he or she has been awarded परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र और एनी अदर गैलेंट्री अवार्ड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस इंडिविजुअल या उसके किसी भी फैमिली मेंबर को पेंशन जो मिलेगी वो पेंशन उनके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगी अंडर सेक्शन 1018। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं ग्रेच्युटी की। अब ग्रेच्युटी का मतलब क्या है? अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय के लिए सर्विस दिया है तो फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विसेज उसको एम्प्लॉयर द्वारा एक वॉलंटरी पेमेंट किया जाता है, उसे कहा जाएगा ग्रेच्युटी। तो यहाँ पे ये लिखा है, ग्रेच्युटी इज अ वॉलंटरी पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर इन एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय। अब सर हमें जो ग्रेच्युटी मिलेगी क्या वो हमारे लिए टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी? तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि ग्रेच्युटी आपको कब मिल रही है। अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है ड्यूरिंग द सर्विस और एम्प्लॉयमेंट, यानी जब आप जॉब कर रहे हैं उस टाइम पे आपको ग्रेच्युटी मिल रही है, तो उस केस में यहाँ पे आपके लिए जो ग्रेच्युटी है वो फुल्ली टैक्सेबल होगी फॉर ऑल एम्प्लॉयज, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर आपको ड्यूरिंग द सर्विस और एम्प्लॉयमेंट ग्रेच्युटी मिल रही है तो वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल होगी। ठीक है सर। लेकिन अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, तो उस केस में यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 1010। एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ग्रेच्युटी मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ वो उनके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है सर। लेकिन अदर एम्प्लॉय के केस में, यानी अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? उसके लिए यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जो एम्प्लॉय है क्या वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है। अगर जो एम्प्लॉय है वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड एम्प्लॉय है तो उस केस में यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन के लिए 3 लिमिट दी गई है। तीनों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा उतना एग्जाम्पशन यहाँ पे आपको मिलेगा। पहला लिमिट आपको क्या दिया है? जितना एक्चुअल ग्रेच्युटी आपको रिसीव हुआ है वो ले लीजिए। दूसरा लिमिट दिया है 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, ये आपका सेकंड लिमिट रहेगा। और तीसरा आपको एक मैक्सिमम लिमिट दिया है दैट इज ₹20 लाख। तीनों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा उतना एग्जाम्पशन यहाँ पे आपको मिलेगा।
लेकिन अगर जो एम्प्लॉय है वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो उस केस में यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, वहीं आपको 3 लिमिट दी गई है, तीनों में से जो लोअर रहेगा उतना एग्जाम्पशन मिलेगा। पहला लिमिट आपका सेम रहेगा, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड। दूसरा लिमिट यहाँ पे आपका चेंज होगा, हाफ ऑफ द एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और तीसरा जो आपका मैक्सिमम लिमिट है दैट इज ₹20 लाख, वो भी आपका सेम रहेगा। तीनों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा उतना एग्जाम्पशन यहाँ पे आपको मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सर इन दोनों केस में हम सैलरी में कौन कौन सी चीजें लेंगे और आपका नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कैसे निकाला जाएगा। तो वो दोनों चीजें यहाँ पे मैंने नीचे डिस्कस की हुई है। सबसे पहले आपका सैलरी में क्या क्या लिया जाएगा। अगर एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है तो उस केस में यहाँ पे सैलरी में आपको लास्ट ड्रॉन सैलरी लेनी है, यानी आपके रिटायरमेंट या डेथ से पहले जो आखिरी सैलरी आपको मिली थी वो आपको लेनी होगी। और उस सैलरी में आपकी बेसिक सैलरी ली जाएगी और डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स एंड नॉट इन टर्म्स दोनों लिया जाएगा। ठीक है सर। लेकिन अगर एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो उस केस में यहाँ पे आपको क्या लेना था सर, हमें लेना था एवरेज सैलरी पर मंथ। एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकालेंगे, आपको निकालना होगा एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। यानी जिस मंथ में आप रिटायर हुए उस मंथ को छोड़ दीजिए, उसके इमीडिएट पिछले 10 महीने की जो सैलरी है उसका एवरेज कर दीजिए। अब सैलरी में आपको क्या क्या लेना है, आपको बेसिक सैलरी लेनी होगी, इसके अलावा जो आपका डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स है यानी जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा वही डीए आपको लेना है। और जो आपका टर्नओवर कमीशन है वो भी आपको इंक्लूड करना होगा, यानी बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस आपका टर्नओवर कमीशन, ये आपको सैलरी में लेना होगा। पिछले जो 10 महीने की सैलरी है उसका एवरेज कर दीजिए तो आपको एवरेज सैलरी पर मंथ मिल जाएगी। आपका सेकंड लिमिट क्या था, हाफ ऑफ द एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको ये दिया है कि जब आप नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस निकालेंगे तो उसमें अगर आपका कुछ पार्ट ऑफ द ईयर है यानी कुछ मंथ्स फ्रैक्शन में है तो क्या किया जाएगा। तो फर्स्ट केस में जिसमें आपका एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है तो उसमें अगर आपका पार्ट ऑफ द ईयर जो है वो अगर 6 महीने से ज्यादा है तो उसे राउंडिंग अप कर दीजिए। लेकिन अगर वो 6 महीना या उससे कम है तो उसे इग्नोर कर दीजिए। यानी मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपने 24 इयर्स एंड 5 मंथ्स के लिए सर्विस दिया है तो ये 5 मंथ्स आपका 6 महीने से ज्यादा नहीं है तो 24 इयर्स लिया जाएगा। अगर आपने 24 इयर्स एंड 6 मंथ के लिए सर्विस दिया तो ये भी आपका 6 महीने से ज्यादा नहीं है तो इसे भी यहाँ पे 24 इयर्स लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 24 इयर्स एंड 8 मंथ्स के लिए सर्विस दिया तो यहाँ पे जो आपका पार्ट ऑफ द ईयर है वो 6 महीने से ज्यादा है तो यहाँ पे इसे अपर राउंडिंग कर दीजिए, दैट इज 25 इयर्स। लेकिन जो आपका सेकंड केस है जिसमें एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है उस केस में अगर आपका कुछ पार्ट ऑफ द ईयर है तो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए, इवन इट इज मोर देन 6 मंथ, भले ही वो 6 महीने से ज्यादा है फिर भी यहाँ पे आपका पार्ट ऑफ द ईयर इग्नोर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपने 24 इयर्स एंड 6 मंथ के लिए सर्विस दिया है तो ये आपका 24 इयर्स लिया जाएगा। अगर आपने 24 इयर्स एंड 9 मंथ्स के लिए सर्विस दिया तो भले ही पार्ट ऑफ द ईयर 6 महीने से ज्यादा है फिर भी आपका 24 इयर्स लिया जाएगा। और मान लीजिए आपने 24 इयर्स 11 मंथ्स एंड 29 डेज के लिए सर्विस दिया फिर भी आपका ये 24 ईयर्स ही काउंट किया जाएगा। यानी जब आप पूरे 12 महीने के लिए सर्विस देंगे तभी आपका वो 1 साल काउंट किया जाएगा, अदरवाइज पार्ट ऑफ द ईयर आपका इग्नोर किया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको क्या दिया है कि अगर मान लीजिए आपको सेम प्रीवियस ईयर में 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी मिल रहा है तो आपका जो मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन रहेगा वो ₹20 लाख से रहेगा, उससे ज्यादा एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगा। और फोर्थ पॉइंट आपको ये दिया है कि मान लीजिए आपको अर्लियर प्रीवियस ईयर में किसी एम्प्लॉयर से आपको ग्रेच्युटी मिला था, उसके सामने आपने कुछ एग्जाम्पशन दिया था और करंट प्रीवियस ईयर में वापस से आपको किसी और एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी मिल रहा है तो करंट प्रीवियस ईयर में उसके सामने जब आप एग्जाम्पशन निकालेंगे तो जो आपका ₹20 लाख का मैक्सिमम लिमिट है उसको रिड्यूस किया जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एग्जाम्प्ट अर्लियर। जो पहले एग्जाम्पशन आपने लिया था वो अमाउंट रिड्यूस कर दीजिए, बाकी का जो अमाउंट रहेगा वो आपकी मैक्सिमम लिमिट रहेगी फॉर एग्जाम्पशन। ठीक है सर। इन दोनों पॉइंट को हम एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जांपल मैंने क्या दिया, मिस्टर ए वर्क्स इन टू कंपनीज एबीसी लिमिटेड एंड एक्सवाईजेड लिमिटेड, ही रिसीव्ड ग्रेच्युटी ऑन रिटायरमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 एज फॉलोज। एबीसी लिमिटेड से आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है 12 जून 2024 को ₹12 लाख का, और सेम प्रीवियस ईयर में एक्सवाईजेड लिमिटेड से भी ग्रेच्युटी आपको मिल रहा है 20 नवंबर 2024 को ₹16 लाख का। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको एबीसी लिमिटेड से जो ग्रेच्युटी मिला है उसके सामने आपने एग्जाम्पशन लिया है ₹9 लाख का, तो बाकी का आपको मैक्सिमम कितना एग्जाम्पशन दिया जाएगा जो एक्सवाईजेड लिमिटेड से आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है उसके सामने। तो आपने सर बताया था पूरे साल का मिला के आपको मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन दिया जाएगा ₹20 लाख का। तो जो आपका 20 लाख का लिमिट है उसमें से माइनस कर दीजिए 9 लाख का एग्जाम्पशन जो आपने ऑलरेडी ले लिया है, तो बाकी का बचा ₹11 लाख का जो एग्जाम्पशन है उतना मैक्सिमम एग्जाम्पशन आप ले पाएंगे जो एक्सवाईजेड लिमिटेड से ग्रेच्युटी मिल रही है उसके सामने। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या दिया, मिस्टर ए वर्क्स इन टू कंपनीज एबीसी लिमिटेड एंड एक्सवाईजेड लिमिटेड, ही रिसीव्ड ग्रेच्युटी ऑन रिटायरमेंट एज फॉलोज। एबीसी लिमिटेड से आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है 12 जून 2022 को, यानी प्रीवियस ईयर 22-23 में ₹12 लाख, एंड एक्सवाईजेड लिमिटेड से आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है करंट प्रीवियस ईयर में 20 नवंबर 2024, दैट इज ₹16 लाख। अब मान लीजिए यहाँ पे जो आपको एबीसी लिमिटेड से ग्रेच्युटी मिला था उसके सामने आपने एग्जाम्पशन ऑलरेडी लिया था प्रीवियस ईयर 22-23 में कितना, ₹10 लाख का। तो करंट प्रीवियस ईयर में जो आपको एक्सवाईजेड लिमिटेड से ग्रेच्युटी मिल रहा है उसके सामने आप मैक्सिमम कितना एग्जाम्पशन ले पाएंगे,
तो सर अभी आपने ये बताया था कि मैक्सिमम एग्जाम्शन आपको ग्रेचुटी के सामने ₹20 लाख का ही मिलेगा। तो जो अर्लियर प्रीवियस ईयर दैट इज प्रीवियस ईयर 22-23 में जो आपको ग्रेचुटी मिला था उसके सामने जो आपने एग्जाम्शन लिया था ₹10 लाख का, वो अमाउंट आप रिड्यूस कर दीजिए इस 20 लाख की लिमिट में से। तो जो बचेगा आपका ₹10 लाख का अमाउंट, वो आपकी मैक्सिमम लिमिट रहेगी फॉर क्लेमिंग द एग्जाम्शन अगेंस्ट द ग्रेचुटी जो आपको XYZ लिमिटेड से मिल रही है। ठीक है सर, तो ये हमारा ग्रेचुटी वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब अगला रिटायरमेंट बेनिफिट आपको दिया लीव सैलरी और लीव एनकेसमेंट। इसका मतलब क्या है? तो क्या होता है, एम्प्लॉयर द्वारा आपको पूरे साल भर के लिए कुछ दिनों की छुट्टी दी जाती है, कुछ पेड लीव्स आपको दी जाती है, और उन दिनों में अगर मान लीजिए आप काम करने नहीं गए फिर भी आपको उन दिनों की सैलरी पूरी दी जाएगी, उन दिनों की सैलरी आपकी डिडक्ट नहीं की जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज है 300, और आपको मान लीजिए पूरे साल में 30 डेज की पेड लीव दी गई है। यानी अगर आपने उन 30 डेज की छुट्टी ले ली, आप उन दिनों में काम करने नहीं गए, फिर भी आपको उन 30 डेज की पूरी सैलरी दी जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपने 30 डेज में से 20 डेज की लीव अवेल कर ली, यानी 20 दिन की आपने छुट्टी ले ली और 10 डेज की आपकी अनयूटिलाइज लीव पड़ी है, और कंपनी में अगर ऐसी पॉलिसी है कि आप अपनी अनयूटिलाइज या अनअवेल्ड लीव को एनकेस करके उसके बदले में सैलरी ले सकते हैं, तो जो आपकी अनयूटिलाइज या अनअवेल्ड पेड लीव को एनकेस करने से जो आपको पेमेंट मिलेगा उसे कहा जाएगा लीव सैलरी या लीव एनकेसमेंट। तो यहाँ पे यही लिखा है, द पेमेंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनकेसमेंट ऑफ अनअवेल्ड और अनयूटिलाइज लीव इज अ लीव सैलरी। तो उसे लीव सैलरी या लीव एनकेसमेंट कहा जाएगा। अब सर जो आपको लीव सैलरी मिलेगी क्या आपके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी? तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि लीव सैलरी आपको कब मिल रही है। अगर जो लीव सैलरी आपको मिल रही है वो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, यानी जब आप जॉब कर रहे हैं उस टाइम पे मिल रही है, तो वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है, और ये सारे एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन अगर आपको लीव सैलरी मिल रही है ऑन रिटायरमेंट, तो उस केस में यहाँ पे आपको एग्जाम्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 10(10)AA। एग्जाम्शन कितना दिया जाएगा? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो लीव सैलरी मिलेगी ऑन रिटायरमेंट वो उसके लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट है। ठीक है सर, लेकिन अदर एम्प्लॉय के केस में, यानी अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में आपको एग्जाम्शन कितना मिलेगा? तो यहाँ पे आपको 4 लिमिट दी गई है, चारों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा उतना एग्जाम्शन यहाँ पे आपको दिया जाएगा। पहला आपको मैक्सिमम लिमिट दिया है दैट इज ₹25 लाख। दूसरा लिमिट आपको दिया है जितना आपको लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है वो ले लीजिए। तीसरा लिमिट आपको दिया है 10 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, यानी आपको 10 महीने की सैलरी निकालनी है। ठीक है सर, और फोर्थ लिमिट आपको दिया है लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, और लीव क्रेडिट यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मंथ्स में निकालना है। तो यहाँ पे एग्जाम्शन के लिए क्या 4 लिमिट दी गई है? पहला लिमिट दिया है ₹25 लाख जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है। दूसरा लिमिट आपको दिया लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, जितना आपको लीव सैलरी एक्चुअली मिला है वो ले लीजिए। तीसरा लिमिट आपको दिया है 10 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, यानी 10 महीने की सैलरी निकालिए। और फोर्थ लिमिट आपको दिया लीव क्रेडिट इन मंथ्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। चारों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा उतना एग्जाम्शन यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब आप सबके यहाँ पे 2 सवाल होंगे कि सर सैलरी में कौन कौन सी चीज यहाँ पे ली जाएगी और यहाँ पे एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सैलरी में आपका क्या क्या लिया जाएगा। एक तो आपकी बेसिक सैलरी ली जाएगी, दूसरा आपका डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स लिया जाएगा, यानी जो डीएनएस अलाउंस आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट बनेगा वो आपको लेना होगा, और एक आपका टर्नओवर कमीशन भी लिया जाएगा, यानी बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, ये 3 चीज आपको यहाँ पे लेनी होगी सैलरी में। और इसके अलावा यहाँ पे एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी जिस दिन आप रिटायर हुए उसके इमीडिएट प्रीसीडिंग लास्ट 10 मंथ्स जो है उस लास्ट 10 मंथ्स की जो सैलरी है उसका एवरेज कर दीजिए। ग्रेचुटी में क्या था? ग्रेचुटी में अलग था, उसमें दिया गया था एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस मंथ में आप रिटायर हुए थे उसे छोड़ दीजिए, उसके पिछले 10 महीने की जो सैलरी है उसका एवरेज किया जा रहा था। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है उसके इमीडिएट प्रीसीडिंग लास्ट 10 मंथ्स की जो सैलरी है उसका एवरेज किया जा रहा है। ठीक है सर, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट है 11 दिसंबर 2024, तो आपका लास्ट 10 मंथ्स का पीरियड क्या रहेगा? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट आपका लास्ट 10 मंथ्स का पीरियड रहेगा 11 फरवरी 2024 से लेके 10 दिसंबर 2024। ये आपका लास्ट 10 मंथ्स का पीरियड रहेगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और इस लास्ट 10 मंथ्स की जो सैलरी है उसका आपको यहाँ पे एवरेज करना होगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी एवरेज सैलरी पर मंथ। ठीक है सर, उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको क्या दिया है कि हम यहाँ पे लीव क्रेडिट कैसे निकालेंगे, यानी जो आपकी अनयूटिलाइज पेड लीव है वो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ले लीजिए लीव अलाउड फॉर कंप्लीटेड ईयर्स, यानी जितने साल के लिए आपने सर्विस दी है उतने साल में आपको टोटल कितनी पेड लीव दी गई थी वो ले लीजिए। उसमें से माइनस कर दीजिए लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, यानी जितने दिनों की छुट्टी आपने ऑलरेडी ले ली, यानी जितनी लीव आपने ऑलरेडी यूटिलाइज कर दी है वो माइनस कर दीजिए। उसमें से एक और चीज आपको माइनस करनी होगी, जितनी अनयूटिलाइज लीव आपने ऑलरेडी एनकेस कर दी है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट वो भी आप माइनस कर दीजिए, बिकॉज हमें यहाँ पे लीव क्रेडिट चाहिए जो आपने अभी तक एनकेस नहीं करी है। तो यहाँ पे जो आपकी अनयूटिलाइज लीव जो आपने ऑलरेडी एनकेस कर दी है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट वो भी आप माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगी लीव क्रेडिट, वो आपको नंबर ऑफ डेज में मिलेगी।
लेकिन हमें यहाँ पे लीव क्रेडिट जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो आपको लीव क्रेडिट नंबर ऑफ डेज में मिली उसको डिवाइड कर दीजिए 30 डेज से, तो आपको मिल जाएगी लीव क्रेडिट इन मंथ्स। और जो लीव क्रेडिट इन मंथ्स मिली वो कहाँ पे यूज की जाएगी सर, जो आपकी फोर्थ लिमिट थी वहां पे यूज की जाएगी लीव क्रेडिट इन मंथ्स, और उसको मल्टीप्लाई करिए एवरेज सैलरी पर मंथ के साथ। ठीक है सर। चलिए एक काम करते हैं, लीव क्रेडिट कैसे निकाला जाता है उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया, मिस्टर ए वर्क्स एज एन एम्प्लॉय इन एबीसी लिमिटेड, पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड आपको दिया है कि यानी उन्होंने कितने साल के लिए सर्विस दी है, 24 ईयर्स एंड 7 मंथ्स के लिए। अब यहाँ पे लीव सैलरी के प्रोविजन के लिए लॉ मेकर्स ने नहीं बताया है कि आपका पार्ट ऑफ द ईयर यानी जो मंथ्स में फ्रैक्शन है उसे क्या राउंड ऑफ किया जाएगा, नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका पार्ट ऑफ द ईयर है उसे इग्नोर कर दीजिए, तो आपका जो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माना जाएगा वो 24 ईयर्स माना जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया है लीव अलाउड दैट इज 25 डेज पर ईयर, तो हर साल आपको 25 डेज की लीव दी जाती है, और उसमें से कितनी लीव आपने ऑलरेडी अवेल कर दी है, तो लीव अवेल ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट दिया है 200 डेज, तो 200 दिनों की छुट्टी आपने ऑलरेडी ले ली है। उसके बाद आपको दिया लीव्स एनकेस्ड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट दैट इज 40 डेज, तो 40 डेज की अनयूटिलाइज्ड लीव आपने ऑलरेडी एनकेस कर दी है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब आपको यहाँ पे निकालना है लीव एट द रेट क्रेडिट इन नंबर ऑफ मंथ्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकाल दीजिए लीव अलाउड फॉर कंप्लीटेड ईयर्स, यानी जितने साल के लिए आपने सर्विस दी है उतने साल में आपको टोटल कितनी पेड लीव दी गई थी वो आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पे आपने 24 ईयर्स के लिए सर्विस दी है, उसको मल्टीप्लाई करिए 25 डेज से, बिकॉज आपको हर साल 25 डेज की लीव दी जाती है, तो आपको मिल जाएगा 600 डेज। उसमें से आप माइनस कर दीजिए जितनी लीव आपने ऑलरेडी अवेल कर ली है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, तो 200 डेज की लीव आपने ले ली है तो वो माइनस कर दीजिए। और उसके अलावा जितनी अनयूटिलाइज लीव आपने ऑलरेडी एनकेस कर ली है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट दैट इज 40 डेज, वो भी आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी लीव क्रेडिट इन नंबर ऑफ डेज दैट इज 360 डेज। अब यहाँ पे हमें चाहिए लीव क्रेडिट इन नंबर ऑफ मंथ्स, तो आप क्या करेंगे सर, जो आपको लीव क्रेडिट नंबर ऑफ डेज में मिली उसको डिवाइड कर दीजिए 30 डेज से, तो 360 डिवाइड बाय 30, तो यहाँ पे आपको 12 मंथ मिल जाएगा। ये आपकी रहेगी लीव क्रेडिट इन नंबर ऑफ मंथ्स। अब यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया गया था कि जो आपकी लीव अलाउड है वो 30 डेज से ज्यादा नहीं हो सकती है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सर इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके इस एग्जांपल में जो आपको लीव अलाउड है वो 25 डेज की जगह अगर मान लीजिए आपको 40 डेज दिया होता फॉर एवरी ईयर, तो जब आप लीव क्रेडिट निकालेंगे तो उसमें जो आपकी लीव अलाउड ली जाएगी वो आपकी 30 डेज से ज्यादा नहीं हो सकती है। जब आप लीव क्रेडिट निकालेंगे तो जो आपकी लीव अलाउड है यानी जितनी लीव आपको दी जा रही है हर साल वो 30 डेज से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो 30 डेज के हिसाब से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी लीव अलाउड है वो कितनी हो जाएगी, 24 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपको मिल जाएगी लीव अलाउड 720 डेज। उसमें से माइनस कर दीजिए जितनी लीव आपने ऑलरेडी अवेल कर दी है दैट इज 200 डेज। उसमें से एक और चीज माइनस करिए जितनी लीव आपने ऑलरेडी एनकेस कर दी है दैट इज 40 डेज। तो आपको यहाँ पे लीव क्रेडिट मिल जाएगी नंबर ऑफ डेज दैट इज 720 माइनस 200 माइनस 40, तो आपको लीव क्रेडिट मिल जाएगी 480 डेज। और इसे आप नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट कर दीजिए तो 480 डिवाइड बाय 30 डेज, तो आपको यहाँ पे 16 मंथ्स मिल जाएंगे। ये आपकी रहेगी लीव क्रेडिट इन नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है सर। उसके बाद अगला पॉइंट आपको ये दिया है कि अगर लीव सैलरी एम्प्लॉय की डेथ पे उसके लीगल ईयर को मिल रही है तो वो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपको ये दिया है कि अगर मान लीजिए सेम प्रीवियस ईयर में आपको 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉयर से लीव सैलरी मिल रही है तो उस केस में जो आपका एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन है वो ₹25 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। और अगला पॉइंट आपको ये दिया है कि मान लीजिए किसी अर्लियर प्रीवियस ईयर में आपको किसी एम्प्लॉयर से लीव सैलरी मिला था और उसके सामने आपने कुछ एग्जाम्पशन लिया था, और करंट प्रीवियस ईयर में वापस से आपको किसी और एम्प्लॉयर से लीव सैलरी मिल रहा है, तो उस केस में जो आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जाम्पशन है ₹25 लाख का, उसमें से आपको एक अमाउंट रिड्यूस करना होगा। कौन सा अमाउंट, अमाउंट ऑफ लीव सैलरी विच वाज एग्जेम्प्ट अर्लियर। ये दोनों पॉइंट आपके सेम है जो हमने ग्रेजुएटी में डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसकी मदद से आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर। तो ये हमारा लीव सैलरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोविडेंट फंड पे, और ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज इसमें से कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना है कि प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। तो क्या होता है, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जाती है उसमें से कुछ अमाउंट उसका डिडक्ट किया जाता है एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड भी आपका एक प्रकार का रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है जिसका बेनिफिट एम्प्लॉय को रिटायर होने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी में से जो अमाउंट डिडक्ट किया गया एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड वो क्या रहेगा, वो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी आपके साथ साथ कुछ इक्विवेलेंट अमाउंट प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है फ्रॉम हिज ओन पॉकेट आपके बेनिफिट के लिए, तो वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहेगा। और इसके अलावा जो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों ने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है प्रोविडेंट फंड में उस पे हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जमा होगा। और फाइनली आप एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट प्रोविडेंट फंड में से जब अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो आपको एक मोटी रकम मिलेगी, एक लमसम अमाउंट रिसीव होगा। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि प्रोविडेंट फंड की टैक्सेबिलिटी क्या होगी, और यहाँ पे आपको 4 चीजों की टैक्सेबिलिटी याद रखनी है।
एक तो जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड उसका क्या होगा, दूसरा जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है टू प्रोविडेंट फंड उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, दोनों के कंट्रीब्यूशन पे हर साल जो इंटरेस्ट जमा होगा उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, और फाइनली जब आप प्रोविडेंट फंड अकाउंट में से अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो जो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है सर, तो हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले एक एक करके सारे प्रोविडेंट फंड यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब इनकम टैक्स में प्रोविडेंट फंड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड चौथा आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीएफ की, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसके नाम से ही आपको मतलब मालूम हो जाएगा कि सर ये जनरल पब्लिक के लिए, आप है, मैं हूं, हमारे पेरेंट्स है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, या फिर हमारे भाई बहन वगैरह, या कोई भी पर्सन बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसमें आप हर साल 500 रुपए से लेकर 1,50,000 तक अमाउंट जमा कर सकते हैं। तो ये आपका पीपीएफ है। अब सर पीपीएफ के केस में टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी। अब पीपीएफ के केस में आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो होगा नहीं, यहाँ पे आपका खुद का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ही होगा। ठीक है सर, तो आपने जो पीपीएफ में अमाउंट कंट्रीब्यूट किया उसका आपको एटीसी में डिडक्शन दिया जाएगा। जो आपको चैप्टर 6 में डिडक्शन दिए जाते हैं फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें आपको एटीसी में यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा जो आपने पीपीएफ में अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, इसके अलावा जो हर साल आपका पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट जमा होगा वो आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा, और मेच्योरिटी पे जो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा वो भी आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(11). तो ये तो बात हो गई हमारी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। लेकिन एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ 3 ही प्रकार के प्रोविडेंट फंड है, एक आपका स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा आपका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आपको ये देखना होगा कि आपका एम्प्लॉयर कौन सा प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर रहा है। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो जो प्रोविडेंट फंड आपका गवर्न किया जाता है बाय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 उसे एसपीएफ कहा जाएगा, और जनरली जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए यहाँ पे एसपीएफ मेंटेन किया जाता है। ठीक है सर, अब यहाँ पे एसपीएफ में टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी, तो सबसे पहले आपके एम्प्लॉयर ने जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में आपके बेनिफिट के लिए वो आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है सर, लेकिन जो आपका कंट्रीब्यूशन है यानी एम्प्लॉय ने जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है एसपीएफ में वो आपके लिए अलग से टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज आपका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट किया जा रहा है, जिस सैलरी पे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो वापस से टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया है प्रोविडेंट फंड में यानी एसपीएफ में उसका आपको डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80C। जो आपको चैप्टर 6 में डिडक्शन दिए जाते हैं उसमें आपको 80C में इसका डिडक्शन दिया जाएगा। ठीक है सर, इसके अलावा आपके एम्प्लॉयर ने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया उस पे हर साल जो इंटरेस्ट जमा होगा वो इनकम आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे भी जो हर साल इंटरेस्ट जमा होगा वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन उसमें एक आपको ओवरऑल लिमिट दी गई है वो हम यहाँ पे नीचे डिस्कस कर लेंगे। एंड फाइनली जब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप उसमें से अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो जो लमसम अमाउंट आपको मिलेगा वो भी आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(11). तो एसपीएफ की टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी, सर आपके एम्प्लॉयर ने जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में आपके बेनिफिट के लिए वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। आपने जितना कंट्रीब्यूशन किया स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में उसका आपको डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80C। आपके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे हर साल जो इंटरेस्ट जमा होगा वो इनकम आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे भी जो हर साल इंटरेस्ट जमा होगा वो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसमें आपको एक ओवरऑल लिमिट दी हुई है वो हम यहाँ पे नीचे डिस्कस कर लेंगे। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब आप उसमें से अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो जो लमसम अमाउंट आपको मिलेगा वो भी आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(11). तो ये बात हो गई एसपीएफ की। अब हम बात करते हैं आरपीएफ की। अब आरपीएफ का मतलब क्या है, जिस प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज किया गया बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहा जाएगा। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आरपीएफ मेंटेन कर रहा है तो उस केस में सर टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी, तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आपके एम्प्लॉयर ने जितना आरपीएफ में अमाउंट कंट्रीब्यूट किया उसके सामने आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पशन थोड़ा सा लिमिटेड है। आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, मैक्सिमम अप टू 12% ऑफ सैलरी, यानी आपके एम्प्लॉयर ने जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया आरपीएफ में वो अमाउंट ले लीजिए, या फिर मैक्सिमम 12% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो लोअर रहेगा उतना एग्जाम्पशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब सैलरी में यहाँ पे क्या क्या लिया जाएगा, आपकी बेसिक सैलरी ली जाएगी, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा वो डीएनएस अलाउंस आपको लेना है, और तीसरा ले लीजिए टर्नओवर कमीशन। तो सैलरी में क्या क्या लेना है, बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स एंड तीसरा आपका टर्नओवर कमीशन। तो एग्जाम्पशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा अगेंस्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 12% ऑफ सैलरी। ठीक है सर, आपने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है आरपीएफ में उसका आपको डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80C। 80C में आप डिडक्शन ले लीजिए उसका। उसके बाद आपके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे हर साल जो इंटरेस्ट जमा होगा उस इनकम के सामने आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, अप टू 9.5% पर एनम, यानी 9.5% तक का जितना इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर वाला जितना इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल करंट प्रीवियस ईयर में आपका आरपीएफ में इंटरेस्ट जमा हुआ है 11% की रेट से, तो उसमें से 9.5% तक का तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर वाला जितना इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज 1.5%। ठीक है सर, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे भी जो इंटरेस्ट जमा होगा उसके सामने भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा अप टू 9.5% पर एनम। 9.5% तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर वाला जितना इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन इसमें भी आपकी एक ओवरऑल लिमिट दी गई है वो हम यहाँ पे नीचे डिस्कस कर लेंगे।
एंड फाइनली जब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप आरपीएफ में से अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो जो लमसम अमाउंट आपको मिलेगी वो आपके लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट रहेगी अंडर सेक्शन 10-12। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन दी गई है। अब सर कंडीशन क्या दी गई है? रिटायरमेंट के टाइम पे आपको जो लमसम अमाउंट मिलेगा वो आपके लिए एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन उसमें कंडीशन ये दी गई है कि भाई एम्प्लॉय ने मिनिमम कंटिन्यूअस 5 सालों के लिए सर्विस दिया होना चाहिए एम्प्लॉयर को। यानी कंटिन्यूअस 5 साल के लिए अगर आपने सर्विस दी है तभी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा वो आपके लिए एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने 5 ईयर से कम पीरियड के लिए सर्विस दिया है तो उस केस में क्या होगा? आपके एम्प्लॉयर ने जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया आरपीएफ में अभी तक और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जितना इंटरेस्ट जमा हुआ है, उन दोनों के सामने आपने जो एग्जाम्पशन लिया था ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, वो एग्जाम्पशन आपका विड्रॉ हो जाएगा और वो अमाउंट अभी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन उसके भी कुछ आपको एक्सेप्शन दे रखे हैं जिसमें एम्प्लॉय ने भले ही 5 ईयर से कम पीरियड के लिए सर्विस दिया लेकिन फिर भी आपका एग्जाम्पशन विड्रॉ नहीं होगा। कौन से 3 एक्सेप्शन आपको दिए? पहला एक्सेप्शन आपको दिया है एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड ड्यू टू हिज इल हेल्थ। अगर एम्प्लॉय की खराब हेल्थ की वजह से उसको रिटायर होना पड़ा तो भले ही 5 ईयर से कम पीरियड के लिए आपने सर्विस दिया, आपका एग्जाम्पशन विड्रॉ नहीं होगा। दूसरा एक्सेप्शन आपको दिया इफ एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड ड्यू टू द डिसकंटिन्यूअस ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस। एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया तो इसकी वजह से आपको रिटायर होना पड़ा, तो उस केस में भी आपका एग्जाम्पशन विड्रॉ नहीं होगा। और तीसरा एक्सेप्शन आपको ये दिया है if employee has retired and if his entire balance in RPF is transferred to fund maintained by new employer or to his NPS account referred under section 80 CCD। यानी अगर एम्प्लॉयर रिटायर हुआ और उसका जितना भी बैलेंस पड़ा था आरपीएफ में वो एंटायर बैलेंस अगर किसी न्यू एम्प्लॉयर को ट्रांसफर कर दिया गया, कोई नया एम्प्लॉयर जो प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर रहा है उसमें ट्रांसफर कर दिया गया, या फिर अगर आपके एनपीएस अकाउंट में दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, तो उस केस में जो आपका एग्जाम्पशन था एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन और उसके इंटरेस्ट पे, वो एग्जाम्पशन आपका विड्रॉ नहीं किया जाएगा। यानी आरपीएफ में से जो आपने अमाउंट विड्रॉ किया है वो आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या प्रोविजन देखा कि आरपीएफ में से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे वो लमसम अमाउंट आपको जो मिलेगा वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि एम्प्लॉय ने मिनिमम कंटिन्यूअस 5 ईयर्स के लिए सर्विस दिया होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय ने 5 साल से कम पीरियड के लिए सर्विस दिया है तो उस केस में आपका एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था और उसपे जितना इंटरेस्ट जमा हुआ था उन दोनों के सामने आपको जो एग्जाम्पशन मिला था वो एग्जाम्पशन आपका विड्रॉ हो जाएगा और वो अमाउंट आपका टैक्सेबल किया जाएगा। लेकिन उसके आपको 3 एक्सेप्शन दिए गए जिसमें भले ही एम्प्लॉय ने 5 साल से कम पीरियड के लिए सर्विस दिया फिर भी आपका एग्जाम्पशन विड्रॉ नहीं होगा और जो आरपीएफ में से आपने जो अमाउंट विड्रॉ किया वो आपके लिए एग्जाम्प्ट रहेगा। कौन से 3 एक्सेप्शन आपको दिए हैं? अगर एम्प्लॉय रिटायर हुआ है ड्यू टू हिज इल हेल्थ। दूसरा एक्सेप्शन आपको ये दिया है कि अगर एम्प्लॉय रिटायर हुआ है एम्प्लॉयर के बिजनेस बंद होने की वजह से, या फिर तीसरा एक्सेप्शन आपको ये दिया है कि अगर एम्प्लॉय जब रिटायर हुआ तो उसका आरपीएफ में जितना बैलेंस पड़ा था वो बैलेंस अगर किसी नए एम्प्लॉयर को ट्रांसफर कर दिया गया या एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया तो उस केस में आपका एग्जाम्पशन विड्रॉ नहीं होगा। अब तीसरे एक्सेप्शन के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप पहले एबीसी लिमिटेड में जॉब कर रहे थे, वहां पे जो आपका आरपीएफ मेंटेन किया जा रहा है उसमें आपका बैलेंस पड़ा है 3 लाख रुपीज, और मान लीजिए आपने एबीसी लिमिटेड में 3 साल के लिए सर्विस दी और उसके बाद वहां से आप रिटायर हो गए। उसके बाद आपने क्या किया? आपने एक्सवाइजेड लिमिटेड में ज्वाइन कर लिया, वहां पे भी मान लीजिए आपका आरपीएफ मेंटेन किया जा रहा है। अब क्या हुआ? एबीसी लिमिटेड में रिटायर होने के बाद जो आपका आरपीएफ में बैलेंस पड़ा था 3 लाख रुपीज, वो आपका एंटायर बैलेंस ट्रांसफर कर दिया गया एक्सवाइजेड लिमिटेड में। तो यहाँ पे जब ये पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है तो उस केस में क्या होगा? एबीसी लिमिटेड में आरपीएफ में से जो आपने अमाउंट विड्रॉ किया वो अमाउंट आपके लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा, वो टैक्सेबल नहीं किया जाएगा भले ही आपने 5 साल से कम पीरियड के लिए सर्विस दिया है। ठीक है सर। अब सर ये प्रोविजन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आपने एक और चीज बताई थी कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे हर साल जो इंटरेस्ट जमा होगा उसमें आपको एग्जाम्पशन दिया जाता है। एसपीएफ के केस में वो इंटरेस्ट पूरा एग्जाम्प्ट है और आरपीएफ के केस में आपको एग्जाम्पशन दिया जाता है अप टू 9.5% पर एनम, उसके ऊपर वाला जितना इंटरेस्ट होगा वो आपके लिए टैक्सेबल किया जाएगा। लेकिन दोनों केस में आपने ये बताया एसपीएफ एंड आरपीएफ में कि आपका एक ओवरऑल लिमिट दिया गया। सर ये ओवरऑल लिमिट आपको क्या दिया गया वो हम यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं। अब एसपीएफ और आरपीएफ के केस में आपको मैंने क्या बताया था कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे हर साल जो इंटरेस्ट जमा होता है उसके सामने आपको एग्जाम्पशन दिया जाता है। एसपीएफ के केस में वो इंटरेस्ट पूरा एग्जाम्प्ट है और आरपीएफ के केस में आपको इंटरेस्ट इनकम के सामने एग्जाम्पशन दिया जाता है अप टू 9.5% पर एनम, उसके ऊपर वाला जितना इंटरेस्ट होगा वो आपके लिए टैक्सेबल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब आपको एक ओवरऑल लिमिट दिया हुआ है कि एम्प्लॉय का 2,50,000 तक का जो कंट्रीब्यूशन है उस पे जो आपका इंटरेस्ट जमा होगा उस इंटरेस्ट के सामने आपको एग्जाम्पशन ये मिल जाएगा। एसपीएफ में पूरा एग्जाम्प्ट, आरपीएफ के केस में 9.5% तक का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट। लेकिन अगर 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद किसी भी प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है अगर वो 2,50,000 से ज्यादा है तो उस केस में यहाँ पे ये दिया गया है कि 2,50,000 तक के कंट्रीब्यूशन पे जो आपका इंटरेस्ट जमा हुआ है उसके सामने तो आपको ये एग्जाम्पशन मिल जाएगा। एसपीएफ में पूरा एग्जाम्प्ट, आरपीएफ में एग्जाम्प्ट होगा अप टू 9.5% पर एनम। लेकिन जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2,50,000 से ज्यादा है, यानी जो आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है ओवर एंड अबाउट 2,50,000, उस पे जो आपका इंटरेस्ट जमा हुआ है ना वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल किया जाएगा, उसके सामने आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल करंट प्रीवियस ईयर 24-25 में आपने आरपीएफ में अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, यानी जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो है ₹4 लाख।
करंट प्रीवियस ईयर में आरपीएफ में जो आपका इंटरेस्ट जमा हुआ है वो है ₹70,000। तो यहाँ पे जो आपका 4 लाख रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें से जो आपका 2.5 लाख तक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पे जो आपका इंटरेस्ट जमा होगा उस पे आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और आरपीएफ में आपको कितना एग्जाम्पशन मिल रहा था इंटरेस्ट के सामने? अप टू 9.5% पर एनम, ठीक है। और जो इसका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है यानी 2.5 लाख से जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है वो है यहाँ पे 1.5 लाख। तो इस पे जितना इंटरेस्ट आपका बिलोंग कर रहा है वो आपका यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल होगा, इसके सामने आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट निकालना होगा कि 70,000 में से कितना इंटरेस्ट आपका 2.5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन पे बिलोंग कर रहा है और कितना आपके एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे बिलोंग कर रहा है, ये हमें प्रोपोर्शनेटली निकालना होगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा कि अगर आपका एम्प्लॉयर एसपीएफ या आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है यानी आपके एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीरो है, तो उस केस में आपकी ये लिमिट 2.5 लाख के बदले 5 लाख ली जाएगी। यानी आपके एम्प्लॉय का 5 लाख तक का जो कंट्रीब्यूशन है उस पे जो आपका इंटरेस्ट जमा होगा उसके सामने आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। एसपीएफ के केस में वो पूरा एग्जाम्प्ट है, आरपीएफ के केस में आपको इंटरेस्ट एग्जाम्पशन मिलेगा अप टू 9.5% पर एनम। और 5 लाख से ऊपर वाला जितना कंट्रीब्यूशन आपका होगा उस पे आपका जो इंटरेस्ट जमा हुआ है वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल किया जाएगा। अब एक और चीज यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि ये जो प्रोविजन है वो 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल किया गया था, यानी 31 मार्च 2021 या उसके पहले अगर एम्प्लॉय का किसी भी साल में जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपका जो होल कंट्रीब्यूशन रहेगा उस पे जो आपका इंटरेस्ट जमा होगा उस पे आपको ये एग्जाम्पशन मिल जाएगा। एसपीएफ में पूरा एग्जाम, आरपीएफ में एग्जाम होगा अप टू 9.5% पर एनम। यानी 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद अगर एम्प्लॉय का किसी भी प्रीवियस ईयर में जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तभी आपका ये प्रोविजन लगेगा, ठीक है सर। तो यही मैंने यहाँ पे ये प्रोविजन दिया हुआ है, exemption for interest accrued on employees contribution in case of SPF and RPF। तो क्या दिया है? The exemption under section 1011 or 1012 would not be available in respect of interest accrued during the previous year to the extent it relates to the amount of contribution made by that employee exceeding rupees 2,50,000 in any previous year in that fund on or after 1 April 2021। यानी 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद अगर एम्प्लॉय का किसी भी साल में जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो जो आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है ओवर एंड अबाउट 2.5 लाख उस पे जो आपका इंटरेस्ट अक्रू है वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल किया जाएगा, उसके सामने आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है उस फंड में तो उस केस में आपका 2.5 लाख के बदले हायर लिमिट लिया जाएगा ऑफ ₹5 लाख, ठीक है सर। और उसके बाद आपको दिया इट मे बी नोटेड दैट इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन मेड टू सच फंड अप टू 31 मार्च 2021 वुड बी एग्जेम्प्ट विदाउट एनी लिमिट इवन इफ अक्रूवल ऑफ इनकम इज आफ्टर दैट डेट। यानी 31 मार्च 2021 तक जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उस पे जो आपका इंटरेस्ट जमा होगा उसके सामने आपको ये एग्जाम्पशन मिल जाएगा, उस पे ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा भले ही आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना भी है, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं यूआरपीएफ की, दैट इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अगर किसी प्रोविडेंट फंड को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है यानी अगर किसी प्रोविडेंट फंड का आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिकॉग्निशन नहीं लिया है तो उसे कहा जाएगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, दैट इज यूआरपीएफ। अब यूआरपीएफ के केस में आपकी टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी? तो सबसे पहले आपके एम्प्लॉयर ने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया यूआरपीएफ में ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट वो अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल। उसके बाद जो आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया यूआरपीएफ में दैट इज जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसका यहाँ पे आपको एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज एटीसी में आपको बोला हुआ है कि आपने अगर आरपीएफ में या एसपीएफ में या पीपीएफ में अमाउंट कंट्रीब्यूट किया तो उसका यहाँ पे आपको एटीसी में डिडक्शन दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने यूआरपीएफ में अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है तो उसका आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है सर। उसके अलावा आपके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे हर साल जो इंटरेस्ट जमा होगा वो यहाँ पे आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, यानी जब इंटरेस्ट क्रेडिट होगा उस टाइम पे वो टैक्सेबल नहीं होगा लेकिन वो टैक्सेबल होगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल। इसके अलावा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे भी जो हर साल इंटरेस्ट जमा होगा वो भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, वो इंटरेस्ट भी आपका टैक्सेबल होगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल। तो अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सर रिटायरमेंट के टाइम पे जब उसमें से अमाउंट विड्रॉ करेंगे तब क्या होगा। तो वो अमाउंट जो आपने विड्रॉ किया उसमें जो आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था वो यहाँ पे आपके लिए टैक्सेबल कर दीजिए अंडर द हेड सैलरी। उसके बाद एम्प्लॉय का जितना कंट्रीब्यूशन था वो अमाउंट यहाँ पे विड्रॉल के टाइम पे टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय ने जब कंट्रीब्यूशन किया था उस टाइम पे यहाँ पे उसको एटीसी में डिडक्शन नहीं दिया गया था, यानी उस अमाउंट पे उसने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया था। तो अब यहाँ पे विड्रॉल के टाइम पे वो अमाउंट वापस से टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट जमा हुआ है वो अमाउंट यहाँ पे आपका टैक्सेबल किया जाएगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल अंडर द हेड सैलरी। और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट जमा हुआ है वो टैक्सेबल कर दीजिए आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो यहाँ पे यूआरपीएफ के केस में टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी? सबसे पहले ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आपके एम्प्लॉयर ने जो यूआरपीएफ में अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है वो आपका टैक्सेबल नहीं किया जाएगा एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो टैक्सेबल किया जाएगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल सैलरी हेड में। इसके अलावा एम्प्लॉय ने जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया उसका यहाँ पे उसको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा एटीसी में, तो वापस से विड्रॉल के टाइम पे वो अमाउंट टैक्सेबल भी नहीं होगा, ठीक है सर। उसके बाद एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे हर साल जो इंटरेस्ट जमा होगा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, वो टैक्सेबल होगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल। कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम सैलरी में।
और इसके अलावा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे हर साल जो इंटरेस्ट जमा होगा वो भी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, वो आपका टैक्सेबल होगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया यूआरपीएफ की टैक्सेबिलिटी, ठीक है सर। उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए, उसमें से हमने फर्स्ट और सेकंड नोट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तीसरा नोट आपको क्या दिया है कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो आपको एटीसी में डिडक्शन दिया जाता है, कौन से केसेस में, एसपीएफ, आरपीएफ एंड पीपीएफ। यूआरपीएफ के केस में आपको एटीसी में डिडक्शन नहीं दिया जाता ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो आपको ये डिडक्शन दिया जाएगा एटीसी में, ये तभी दिया जाएगा अगर आपने 115 बीएससी यानी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट किया। अगर आपने 115 बीएससी लिया तो उस केस में आपको मालूम है कि एटीसी के डिडक्शन आपको नहीं दिए जाते, ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ये भी आपका एक रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है। तो यहाँ पे हमारी टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी, तो सबसे पहले ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आपके एम्प्लॉयर ने जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया एएसएफ में, उसके सामने आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा अप टू रुपीज 1,50,000। तो 1,50,000 तक के कंट्रीब्यूशन पे आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, उसके ऊपर वाला जितना कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है सर। इसके बाद आपने जो कंट्रीब्यूशन किया अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, यानी एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसका आपको डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80C, तो वो आप डिडक्शन ले लीजिए। इसके बाद एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे हर साल जो इंटरेस्ट जमा होगा वो यहाँ पे आपका एग्जेम्प्ट होगा, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे भी जो इंटरेस्ट जमा होगा वो भी यहाँ पे आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। और फाइनली रिटायरमेंट के टाइम पे जब आप उसमें से अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो जो लमसम अमाउंट आपको मिलेगा वो भी आपके लिए यहाँ पे फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 1030। तो ये आपकी एएसएफ की टैक्सेबिलिटी रहेगी। और अगर मान लीजिए ये फंड अगर अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड है तो उस केस में यहाँ पे टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी, जो हमने यूआरपीएफ में टैक्सेबिलिटी पढ़ी थी वही टैक्स स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सेम रहेगी, ठीक है सर। उसके बाद आपको दिया रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। इसका मतलब क्या है, आपने ये सुना होगा कि किसी कंपनी में अगर मान लो बिजनेस रिसेशन चल रहा है, या फिर वो कंपनी फाइनेंशियल लॉसेज इनकर कर रही है, या फिर कोई बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए वहां पे कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला जाता है, उनका रिट्रेंचमेंट किया जाता है, तो उन एम्प्लॉयज को एक मैंडेटरी फाइनेंशियल पेमेंट आपको करना पड़ता है जिसे कहा जाएगा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अब रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो एम्प्लॉयज को मिलेगा वो एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो वो उनके हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा, लेकिन उसके सामने आपको एक एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 1010B। कितना एग्जाम्पशन आपको मिलेगा, तीन लिमिट आपको यहाँ पे दी गई है, तीनों में से जो लोअर रहेगा उतना एग्जाम्पशन आपको मिलेगा। पहला लिमिट आपको दिया कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव्ड, जितना कंपनसेशन आपको एक्चुअली मिला वो ले लीजिए। दूसरा आपको मैक्सिमम लिमिट दिया दैट इज ₹5,00,000। तीसरा लिमिट आपको दिया है 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीने की जो सैलरी है उसका एवरेज कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पे जो आपका पार्ट ऑफ द ईयर है, यानी अगर कुछ मंथ्स फ्रैक्शन में है तो यहाँ पे अगर वो 6 महीने से ज्यादा है तो उसे यहाँ पे राउंडिंग अप किया जाएगा, अगर 6 महीने या उससे कम है तो उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है सर। और इसके अलावा यहाँ पे सैलरी में क्या क्या लिया जाएगा, एक तो आपकी बेसिक सैलरी ली जाएगी, दूसरा आपका डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा वो लिया जाएगा, और तीसरा आपका टर्नओवर कमीशन लिया जाएगा, यानी बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस आपका टर्नओवर कमीशन। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन क्या दिया गया है, पहला लिमिट आपको दिया कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव्ड, दूसरा लिमिट आपको दिया है ₹5,00,000 जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है, और तीसरा लिमिट आपको दिया 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जिसमें आपका पार्ट ऑफ द ईयर अगर 6 महीने से ज्यादा है तो उसे राउंडिंग अप कर दीजिए, और तीनों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा उतना एग्जाम्पशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पे आपको सैलरी में क्या लेना है, बेसिक सैलरी डीए इन टर्म्स प्लस आपका टर्नओवर कमीशन। उसके बाद आपको दिया है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन आपको कब दिया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में वीआरएस स्कीम चल रहा है, तो जिन एम्प्लॉयज की ऑलरेडी एज हो चुकी है, जिनका रिटायरमेंट डेट बहुत ही नजदीक है, तो उनको यहाँ पे एक बेनिफिट दिया जाता है कि आप अपना सर्विस पीरियड कंप्लीट होने से पहले अगर वॉलंटरी रिटायर हो जाते हैं तो उस केस में आपको एक वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन दिया जाएगा। तो जो वीआरएस कंपनसेशन आपको मिलेगा वो भी आपके हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा, बिकॉज वो एक प्रकार से प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको उसके सामने एक एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 1010C। एग्जाम्पशन आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 4 लिमिट दी गई है, चारों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा उतना एग्जाम्पशन यहाँ पे आपको मिलेगा। पहला लिमिट आपको दिया है कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव्ड, जितना वीआरएस कंपनसेशन आपको एक्चुअली मिला वो ले लीजिए। दूसरा लिमिट आपको दिया है ₹5,00,000 जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है। तीसरा लिमिट आपको दिया सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पे आपका जो पार्ट ऑफ द ईयर है उसे कंप्लीटली इग्नोर करना है, भले वो 6 महीने से ज्यादा है, ठीक है सर। और फोर्थ लिमिट आपको दिया लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विसेज लेफ्ट, यानी आखिर में जो आपको मंथली सैलरी मिली थी वो ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करिए कि जितने मंथ्स की सर्विस अभी आपकी देने की बाकी थी, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी में क्या क्या लिया जाएगा, वही सेम बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस इन टर्म जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा, और आपका टर्नओवर कमीशन। बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म प्लस आपका टर्नओवर कमीशन वो आपकी सैलरी में लिया जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन के लिए क्या 4 लिमिट दी गई है, पहला लिमिट आपको दिया कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव्ड, दूसरा लिमिट आपको दिया ₹5,00,000 जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है, तीसरा लिमिट आपको दिया सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ, यानी कि नहीं से आपको यहाँ पे 3 महीने की सैलरी निकालनी है, यस, मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जिसमें आपका पार्ट ऑफ द ईयर कंप्लीटली इग्नोर करना है।
फोर्थ लिमिट आपको दी गई थी लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विसेज लेफ्ट। इन चारों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा उतना एग्जाम्पशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा अगेंस्ट वीआरएस कंपनसेशन। ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि अलग अलग डिफरेंट प्रोविजन में सैलरी में क्या क्या लिया जाएगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, चैप्टर के एंड में मैंने आपके लिए एक प्रॉपर चार्ट बनाया है जिसमें हर एक डिफरेंट प्रोविजन में सैलरी में कौन कौन सी चीज ली जाएगी वो मैंने वहां पे दिया हुआ है। उसे आप अगर कर लेंगे ना तो इससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, वो हम चैप्टर के एंड में करेंगे। तो आज का इस पार्ट का जो रिवीजन है वो हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का जो परक्विजिशन अदर कॉन्सेप्ट्स है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे जो आपका पार्ट नंबर 2 रहेगा। और इस तरीके से आपका पूरा सैलरी चैप्टर हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। तो आई होप अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, लेकिन इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में अपना डाउट पूछ सकते हैं या तो टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको रिवीजन वीडियो अच्छा लगा और आपको हेल्प कर रहा है तो ये रिवीजन वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस रिवीजन सीरीज का बेनिफिट ले पाए। मैंने आपके लिए यहाँ पे इनकम टैक्स कंसेप्ट बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें ये आपका 4th चैप्टर रहेगा। इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दिए है। अभी तक अगर आपने वो रिवीजन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, आपके उन चैप्टर्स के सारे प्रोविजन एंड कंसेप्ट अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज भी स्टार्ट किया है जिसमें आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर था उसका क्वेश्चन बैंक रिवीजन मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। अभी तक अगर आपने वो भी नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, उन चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे उसका यहाँ पे हम क्वेश्चन बैंक रिवीजन भी करने वाले हैं। तो ये सारे रिवीजन वीडियोस मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली रिवीजन वीडियो में, टिल देन गुड बाय।